हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। आप देखिए कि सोलर सिस्टम जो है काफी लंबा चैप्टर होने वाला है। कोशिश करूंगा इसको दो भागों में बांटने की और इसके अंदर वो तमाम चीजें डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि सोलर सिस्टम बहुत ही आसान टॉपिक तो है, लेकिन थोड़ा सा लंबा तो है, लेकिन अब देखो है भी आसान और करना भी पड़ेगा। और इसमें से बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर इसका क्वेश्चन छोड़ दिया आपने ज्योग्राफी में तो समझो कि आप फिर कुछ ढंग से तैयारी करके नहीं गए, फिर आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये एक ऐसा टॉपिक है ज्योग्राफी में, इससे भी कठिन कठिन चैप्टर है, ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है। इसमें केवल याद करने मात्र की चीजें जो कि मैं क्लास के अंदर ही मैक्सिमम चीजें तो आपको याद करवा दूंगा। एंड ये जो सेशंस रहेंगे ये यूट्यूब के कंपैरिजन में थोड़े से एडवांस्ड रहेंगे। यूट्यूब पे मैं बहुत सारी चीजें नहीं करवाता हूं जो कि मुझे लगता है कि उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, और यूट्यूब में आप देखिए कि टू द पॉइंट चीजें हम ज्यादा डिस्कस करते हैं। लेकिन पेड कोर्स के अंदर जो है, यहां पे आप समझो कि मैं पीएससी लेवल तक की चीजें डिस्कस करूंगा और यहां आप क्लास में देखेंगे कि हम बहुत सारी एक्स्ट्रा वो तमाम चीजें डिस्कस करेंगे जो इवन मैंने यूट्यूब पे भी नहीं बता रखी है। तो आप कोई भी बच्चे इसको ये कंफ्यूज मत करना कि ये सेशन जो कंप्लीटली वैसा ही है जैसा यूट्यूब पे है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है, आपको डिफरेंसेस यहां पे देखने को मिलेंगे। मैं बताता भी जाऊंगा कि ये देखो ये मैंने वहां पे नहीं करवा रखा है, ताकि आप लोग को ये कोई ऐसा इल्यूजन ना रहे कि नहीं नहीं सर आप तो धोखा कर रहे हो, है ना, आप वहां फ्री में दे रहे हो, यहाँ पे पेड में ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। यहाँ एक्चुअली बहुत सारे अभी चैप्टर्स ऐसे आने वाले हैं जो कि यूट्यूब पे आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ पेड में ही देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आप कोई भी बच्चा ये मत सोचना कि कहीं उसको लग रहा हो कि नहीं पैसे ले लिए तो कहीं ऐसा ही कुछ भी कंटेंट फोकट का कंटेंट दे दिया। ये जो कंटेंट मैं बना रहा हूं सॉलिड कंटेंट है, एक ही बार पढ़ना पड़ेगा और कोई माइका लाल तुम्हारे नंबर पेपर में आने से रोक नहीं सकता। और इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितना पढ़ाना है, वो कितना ज्यादा रखना है, कितना कम रखना है, वो सारा मैंने डिस्कस कर लिया है, अपने दिमाग में रख लिया है, सब मैंने रिसर्च कर ली है। बस तुम्हें केवल पढ़ने मात्र की देरी है यहां पे। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए कि आज हम पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। आप देखो कि सोलर सिस्टम जो है, अब हमें पता है कि यूनिवर्स कैसे बना, हमने बिग बैंग के बारे में समझ लिया। अब वहां पे गैलेक्सीज के बारे में समझ लिया, हमारी खुद की गैलेक्सी दुग्ध मेघदा गैलेक्सी या फिर कहें कि मिल्की वे गैलेक्सी है। और मिल्की वे गैलेक्सी का कौन सा सोलर सिस्टम है, यही वो सोलर सिस्टम है मिल्की वे गैलेक्सी का, जहां पे सबसे पहले आपको सन बीचों बीच दिखाई देंगे, फिर सन के आगे आप जाओगे तो आपको मरकरी दिखेगा, है ना। मरकरी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आपको विनस देखने को मिलते हैं, यानी शुक्र ग्रह। ये बुध ग्रह हो गए, ये शुक्र ग्रह हो गए। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको अर्थ जो है यहां पे इस तरीके से घूमती हुई नजर आएगी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, और यही अर्थ है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, है ना। और फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मार्स यानी कि मंगल ग्रह है, ये रेड कलर के दिखते हैं, लाल रंग का ग्रह है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है इसकी मिट्टी में, आप समझिए, है ना। फिर उसके आगे जाएंगे तो जुपिटर देखने को मिलते हैं, जुपिटर इज बृहस्पति। अब आप देखो कि बृहस्पति को यूजुअली देवताओं का गुरु माना जाता है, तो वहां से आप समझ सकते हैं, है ना। तो हेवनली बॉडी या फिर हेवनली फीचर इनको बोला जाता है, या रूलर ऑफ गॉड्स भी कह दिया जाता है कई बार इनको। और इनके 95 सैटेलाइट्स हैं। आप देखो कि जुपिटर और सैटर्न, आप जुपिटर तो सबसे बड़ा है और सेकंड नंबर पे है सैटर्न, ये दोनों बृहस्पति और शनि जो है ना, सैटर्न मतलब शनि, इन दोनों का कंपटीशन चलता रहता है कि भैया किसके सैटेलाइट ज्यादा होंगे, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे आगे चल के। अभी तो एक ब्रीफ आउट मैं आपको दे रहा हूं। तो जुपिटर के आगे सैटर्न हो गया, सैटर्न के चारों तरफ आपको रिंग्स दिखाई देती है, ब्यूटीफुल सी रिंग है, तो वो आप देख सकते हैं। फिर सैटर्न से आगे आप देखो, वैसे रिंग्स जो है वो जुपिटर पे भी है, ऐसा नहीं कि जुपिटर पे रिंग नहीं, पर वो दिखाई नहीं देती, बहुत हल्की है, तो आपको ऐसा नहीं समझना कि जुपिटर पे रिंग नहीं है, जुपिटर पे भी रिंग है, एक बार पेपर में ये भी पूछा गया। फिर आप देखो सैटर्न आ गया, सैटर्न से आगे जब आप जाएंगे तो यूरेनस आ गया, है ना। अरुण और वरुण इनको बोल देते हैं। यूरेनस में भी आप देखिए कि चारों तरफ आपको रिंग्स दिखाई देंगी, बहुत ब्यूटीफुल रिंग्स यहां भी हैं, है ना। फिर आप यूरेनस को हरे ग्रह के नाम से, हरित ग्रह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहां पे मीथेन की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये हरे रंग का है ग्रह, ठीक है। और फिर इससे आगे जाएंगे तो आपको नेपच्यून मिलेगा, सबसे आखिरी ग्रह नेपच्यून ही है। अब आप सोचेंगे कि नहीं नहीं सर प्लूटो भी है, प्लूटो को भाई बहुत पहले हटा दिया गया था, जब हम बचपन में पढ़ते थे जीके, तो मुझे आज भी याद है हमारी टीचर यही बताती थी कि प्लूटो सबसे आखिरी ग्रह है, नौवां ग्रह है। 9 ग्रह के बारे में ही हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, हमारे शास्त्र भी 9 ग्रहों की ही बातें करते हैं। लेकिन 9वां ग्रह जो है उसके खास कारण है कि उसको ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया, अब वो बौना ग्रह बन गया, है ना, ड्वार्फ प्लेनेट बन गया। तो ऐसे क्या कारण रहे, एक ग्रह को बनने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए है, वो हम सारा प्लूटो के अंदर डिस्कस करेंगे। इवन ड्वार्फ प्लेनेट भी हम पढ़ेंगे, है ना, छोटे बौने ग्रह जो होते हैं, सिर्फ प्लूटो ही नहीं है और भी है, वैसे तो 5 है लेकिन 2 साइंटिस्ट ने और ढूंढ लिए। तो अब
अगर उन दोनों को भी एग्जैक्ट दर्जा मिल गया तो 7 हो जाएंगे बौने ग्रह, है ना। तो उनके बारे में भी हम जानेंगे बहुत सारी चीजें, और प्लूटो को क्यों इस कैटेगरी से बाहर किया गया वो भी हम जानेंगे। अच्छा, एक खास बात और मैं आपको यहां पे बताता हूं, लोगों को बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। वो क्या समझते हैं कि जैसे सन है, सन के बिल्कुल पास है बुध ग्रह यानी कि मरकरी, तो उनको लगता है कि सबसे ज्यादा गर्म ग्रह भी मरकरी ही होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों को, है ना, और वो अक्सर ऐसी गलतियां वहां पे पेपर में करके आएंगे। बट ऐसा क्या है कि भैया मरकरी नहीं है, वो विनस है ना। जबकि आप देखो कि विनस तो दूर है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि नहीं नहीं विनस को जो है हम सबसे गर्म ग्रह मान रहे हैं। तो वो उसका भी हम निवारण आज की क्लास में करेंगे। जब हम विनस पढ़ेंगे तो विनस में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्यों विनस मरकरी से भी ज्यादा गर्म है, उसके पूरे कारण मैं बताऊंगा, है ना। फिर आप देखो कि एक चीज और है, ठंडा ग्रह सबसे ज्यादा कौन है। अब आप देखो कि जब हम देखते हैं तो सूर्य से जितनी ज्यादा दूर जाते रहोगे, क्योंकि गर्मी आपके पास कम आएगी तो ठंड ज्यादा होगी, तो हमें लगता है कि सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह इनमें से देख के कि भैया नेपच्यून होगा। लेकिन अगेन जैसी गलती बच्चा इन दोनों में करता है वैसी गलती वहां आखिरी के दोनों में भी करेगा। आप देखो जब तक प्लूटो था तब तक हम प्लूटो को ही सबसे ज्यादा कोल्ड प्लेनेट मानते थे, कोल्डेस्ट प्लेनेट प्लूटो था। लेकिन जब से प्लूटो हटा है, ये कंफ्यूजन फिर से साइंटिस्ट के बीच में क्रिएट हुआ, और ऐसे ही आपके बीच में क्रिएट हुआ कि भैया नेपच्यून सबसे ठंडा है कि यूरेनस सबसे ठंडा है। जहां नेपच्यून का एवरेज टेम्परेचर आपको -214 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा, वहीं पे यूरेनस का भाई -224 डिग्री सेल्सियस है। और जितना ज्यादा माइनस में जाएगा टेम्परेचर उतना ही ज्यादा वहां ठंडा है। तो कोल्डेस्ट अगर देखा जाएगा तो नेपच्यून नहीं यूरेनस है। अच्छा, फिर ऐसा क्या है कि भैया यूरेनस जो है इतना ज्यादा ठंडा है लेकिन नेपच्यून उतना ज्यादा ठंडा नहीं है, तो उसका भी निवारण हम आज की क्लास में करेंगे, है ना। एक्चुअली में क्या है कि वो कुछ यहां पे समझो कि इसका जो ऊपर लिक्विड है यूरेनस के, उसके ऊपर मैग्नीशियम यहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो वो जब रिएक्ट करता है तो एक लेयर क्रिएट कर लेता है ना। तो इसकी इंटरनल हीट जो है आप समझो कि कम है, जबकि यहां पे इंटरनल हीट ज्यादा है ना। तो वो लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर कवर हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अंदर बहुत ज्यादा हीट को नहीं आने दे रही, इसलिए ठंडा ज्यादा होगा। वहां पे ऐसी कोई लेयर नहीं है, इसलिए वो जो है थोड़ा सा गर्म होगा कंपैरेटिवली इसके। बट गर्म तो नहीं होगा, बर्फ दोनों पे ही होगी, समझो। वो -214 डिग्री सेल्सियस, ये -224 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कंपैरेटिव की बात हो रही है कि दोनों में कंपैरेटिवली कौन सा जो है ज्यादा ठंडा होगा। तो आपको ये समझना है, यहां से दूसरा ग्रह है और वहां से दूसरा ग्रह है, ये हो गया सबसे ज्यादा ठंडा और ये हो गया सबसे ज्यादा गर्म। दोनों के ही बारे में आपको खास बातें ध्यान रखनी है। अच्छा, इन दोनों के बारे में केवल इतनी ही बातें आपको ध्यान नहीं रखनी, ये दोनों के बारे में देखो अगली स्लाइड में मैं बताता हूं। आप देखो कि यहां से दूसरा ग्रह है और यहां से दूसरा ग्रह है, ये और ये विनस और यूरेनस। देखो नाम भी थोड़े थोड़े से, नस 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 नस, यहां से भी आप क्लियर रख सकते हैं, विनस यूरेनस, है ना। एकदम सुनते भी एकदम सेम से लगते हैं। ये दोनों की एक खास फीचर है। आप देखो कि बाकी सब ग्रह जो है ना अपनी धुरी पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमते हैं। अब वेस्ट से ईस्ट का मतलब ये है कि ये सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है। यानी कि जैसे घड़ी है, घड़ी तो यूं घूमती है, ये सारे ग्रह ऐसे घूमते हैं ना, वेस्ट से, जैसे वेस्ट इधर हो गया और ईस्ट इधर हो गया, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ यूं घूमते हैं। लेकिन विनस और यूरेनस दो खास ऐसे ग्रह हैं जो इसके उल्टा विपरीत जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमते हैं। अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमेंगे तो यूं घड़ी के आकार में घूमने लग जाएंगे, यानी क्लॉकवाइज। तो आप बोलेंगे कि विनस और यूरेनस दोनों जो है वो क्लॉकवाइज घूमते हैं दोस्तों, बाकी सब ग्रह जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। वो मैंने यहां पर भी मेंशन कर दिया है आपको, आपके लिए, ठीक है दोस्त। कहानी समझ में आ गई आप लोग को। इसके अलावा आप देखो, जब आप सन से आगे जाते हैं तो पहले 4 ग्रह जो आपको दिखते हैं, पहले 4 ग्रह ये वाले, ठीक है, ये चारों जो ग्रह हैं ये रॉक सरफेस के हैं, है ना, रॉकी सरफेस है इनका। सरफेस में बहुत ज्यादा पत्थर आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए क्योंकि यहां पे एक सरफेस देखने को मिलता है, इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोल देते हैं, ठीक है। जहां पे टेरेस है या सरफेस है, आप ऐसे समझ लीजिए टेरेन है जहां पे, है ना। तो क्योंकि चारों पे टेरेन है, सरफेस है, और मार्स पे देखो कि लाल रंग की मिट्टी बहुत ज्यादा है, सरफेस है तभी तो है। अर्थ पे तो आपको पता ही है सरफेस है ही है ना, पहाड़ वगैरह बने हुए सब कुछ है। फिर विनस पे आप देखो कि वैसे तो विनस के अंदर जो है सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड है बहुत सारी मात्रा में, 97% तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, लेकिन वहां पे लैंड भी है मौजूद। जी हाँ, लैंड भी है मौजूद। तो आपको समझना कि सरफेस तो है ना, तो इसलिए टेरेस्ट्रियल हो गया। वहीं पे मरकरी पे आप देखिए, मरकरी पे भी सरफेस अवेलेबल है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे ये सारे के सारे टेरेस्ट्रियल प्लेनेट हो जाते हैं, यानी कि रॉकी प्लेनेट हो जाते हैं। यहां अगर कोई खड़ा हो गया तो ये नहीं कि वो कहीं धंस गया गैस के अंदर, खड़ा ही रहेगा। वो अलग बात है कि जीवन संभव है कि नहीं है, ठीक है। अब जैसे अर्थ है तो अर्थ के ऊपर खड़े हो ना आप, वैसे ही आप समझ लीजिए कि बाकी ग्रहों पे भी खड़े हो सकते हो इनमें से। फिर ये तो हो गए टेरेस्ट्रियल वाले। अब आखिरी के अगर, है ना, आखिरी के जुपिटर से लेके आप, जुपिटर से लेके, एक सेकेंड,
जुपिटर से लेके आप आगे नेपच्यून तक जाइए, ये जो 4 ग्रह आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जो चारों हैं ना, इनको बोलते हैं जोवियन प्लेनेट। जोवियन प्लेनेट का मतलब होता है कि ये गैस जाइंट है, गैस के गुब्बारे हैं, गैस के बने हुए हैं। इवन शनि को तो हम छाया ग्रह बोलते हैं, इनकी माता का नाम ही छाया है ना, तो वहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे अगर आप यूं खड़े भी होने की कोशिश करोगे तो नीचे ही जाते जाओगे, छाया है यहाँ पे, गैसेज है बेसिकली ज्यादा, तो आप यूं धंसते जाओगे, यहाँ सरफेस नहीं मिलेगा आपको कहीं खड़े होने के लिए। ऐसे आपको समझना है। कहानी समझ में आई? ठीक है, तो दीज आखिरी के 4 आर कॉल्ड जोवियन प्लैनेट्स, गैस जाइंट जिनको बोलते हैं, और फर्स्ट 4 जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जिनको कि आप रॉकी प्लैनेट बोल देते हैं। अच्छा, कई बार आपसे पेपर में पूछ लेता है कि अर्थ के सबसे नजदीक प्लैनेट कौन सा है, तो अर्थ के सबसे पास जो है वो वेनस है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये दोनों ट्विन प्लैनेट है, देखने में भी सेम से लग रहे हैं, इनके बारे में आगे भी बात करेंगे, तो दोनों ही ट्विन्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुल मिला के ये अभी तक जो मैंने आपको यहां इस पूरी की पूरी स्लाइड में बताया, ये सारा आपको हमारा सोलर सिस्टम दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक चीज और देखिए कि ये तो यहां पे मैंने बताया, पिछली स्लाइड पे वापस चलते हैं एक बार। यहां पे भी बहुत सारी चीजें हैं, आप देखो, अगर मैं सोलर सिस्टम का फादर बोलूंगा तो वो मैं सन को बोलूंगा, या कई बार हार्ट ऑफ सोलर सिस्टम भी बोल दिया जाता है, तो वो भी आपका सन ही हो जाएंगे। फिर इसके बाद मरकरी की बात करता हूं, तो इसको आपको समझना कि सबसे पहला प्लेनेट मरकरी है, और सबसे छोटा प्लेनेट, आप देखो सबके साइजेस मैंने बड़े बनाए हैं, लेकिन केवल मरकरी का साइज छोटा बनाया है, तो यहां से आपको समझना सबसे छोटा ग्रह भी जो है वो मरकरी ही माना जाएगा। ठीक है, फिर आप विनस की तरफ चलेंगे, तो विनस जो है यहां से अगर सन से देखते हैं तो पहला और दूसरा प्लेनेट है। आपको ये ऑर्डर याद रखना है, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। कई बार इस ऑर्डर पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, या कई बार जो है अर्थ से डिस्टेंस के तौर पे भी वो पूछ लेते हैं कि कौन सा ज्यादा दूर है, कौन सा पास है, तो इसीलिए मैंने बोला कि ये ऑर्डर आपको याद रखना है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा आप देखो विनस से जब आगे बढ़ेंगे तो अर्थ हो गया, अर्थ को ब्लू प्लेनेट बोल देते हैं। फिर आप समझो कि हम मार्स पे आते हैं, तो मार्स को जो है रेड प्लेनेट बोल देते हैं, और ये सेकंड स्मॉलेस्ट है। ठीक है, जैसे सबसे छोटा तो मरकरी है, और मरकरी से थोड़ा सा साइज में बड़ा जो है वो मार्स हो जाएगा, है ना। बाकी आप समझना कि ये सेकंड स्मॉलेस्ट की कैटेगरी में डाल देंगे मार्स को। फिर जुपिटर सबसे बड़ा है, जायंट है, सबसे सबका पापा, एक तरह से पापा तो नहीं कह सकते, सबका गुरु कह लीजिए, है ना, तो वो जो है आपका जुपिटर हो जाएगा। तो 5th प्लेनेट है और सबसे बड़ा है, इवन अर्थ से 11 गुना बड़ा आप कह सकते हो जुपिटर को। ठीक है, फिर आगे जब हम जाते हैं तो ये हो गया सैटर्न। सैटर्न जो है सेकंड नंबर पे बड़ा है, सबसे बड़ा जो है जुपिटर हो गया, शनि ग्रह जो है उससे थोड़ा सा छोटा हो गया, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा माइथोलॉजी के हिसाब से जो देवताओं के गुरु हैं वो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति, और वहीं पे दैत्यों के गुरु जो हैं वो गुरु शुक्राचार्य हैं यानी कि विनस हो जाएंगे वो, है ना। और विनस एक तरह से ब्यूटी को भी डिफाइन करते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जिसका विनस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, आप समझो कि उसकी ब्यूटी भी बहुत ज्यादा ऊपर होती है ना, और कन्याओं के साथ उसका जो तालमेल है बहुत अच्छा रहता है, जिसका विनस स्ट्रांग रहता है। फिर हम बात करते हैं यूरेनस की, तो 7th नंबर पे यूरेनस आ जाएगा, 4th लार्जेस्ट प्लेनेटरी मास कह सकते हो। फिर नेपच्यून आ जाएगा जो कि सबसे दूर है एक तरह से, है ना, और डेंसेस्ट गैस जाइंट के नाम पे आप बोल सकते हैं कि ये नेपच्यून ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुल मिला के मोटा मोटा मैंने सोलर सिस्टम के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको बता दी है। ठीक है, आओ अब सबके बाप यानी कि सूर्य देव के बारे में बात करते हैं, सन के बारे में बात करते हैं। आप देखो कि सन को मैंने क्या बोला था, अगर ब्राइटेस्ट स्टार आपको देखना हो तो सन ही है। आप देखिए, है ना, कि सन जो है अभी हमें जो सबसे पास में जो दिखता है हमें, है ना, सबसे चमकता वो सन ही दिखता है, तो एक तरह से ब्राइटेस्ट आप कह सकते हो। अब इसका जो मास है सबसे ज्यादा है, आप देखो कि ये जो है 99.86% मास पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का घेरे हुए। इसका मतलब है कि अगर पूरे सोलर सिस्टम का मास निकाल लिया जाए, है ना, और उसमें देखा जाए तो सन का जो मास है सबसे ज्यादा है। और ऐसा बोला जाता है कि सन के अंदर जो है बहुत सारे मिनरल्स हैं, है ना, तो हालांकि कोई पहुंच नहीं सकता। अब वो क्यों नहीं पहुंच सकता है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि हीट कितनी ज्यादा, टेम्परेचर कितनी ज्यादा। बट आप समझो कि ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ हीलियम या हाइड्रोजन गैसेस नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर अगर कोई पहुंच गया तो वहां पे आपको सारे के सारे वो मिनरल मिल जाएंगे जो कि बाकी प्लैनेट्स पे आप खोजते फिर रहे हो, ऐसा एज्यूम किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो टेम्परेचर तो बहुत हाई है, और जो कोर है, कोर का मतलब होता है बिल्कुल बीचों बीच, है ना, तो कोर के अंदर अगर कोई चला गया तो वहां सबसे हाई टेम्परेचर है। इवन अर्थ को भी आप देखिए कि अर्थ को अगर आप खोदते जाओगे, बिल्कुल नीचे जमीन में जाते जाओगे, वहां टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा। कोर में अगर कोई पहुंच जाए तो आग है, पूरी की पूरी लावा है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो वैसे ही आप समझो कि यहां तो जब अर्थ में ऐसा है तो यहां तो और क्या होगा, है ना, बाहर से ही जब आग है तो अंदर जाके कितनी आग होगी सोच सकते हो, है ना, हाईली
हाईली टेम्परेचर, मतलब आप एज्यूम भी नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ी चीज एक्चुअली में ये है कि इसका टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये हो रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही है एक्चुअली में, ठीक है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर एग्जैक्ट मैं नाम दूं तो दो तरह की होती है, एक फिशन होती है, एक फ्यूजन। तो यहां कौन सी वाली हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है, ये आप ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है, जिसमें क्या है कि हाइड्रोजन जो होती है वो हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है। तो हाइड्रोजन जो है वो हीलियम बनती जा रही है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक और मिल गया तो वो जो अगर ऐसा हो गया तो वो हीलियम बन जाएगी। कहानी समझ में आ रही है आपको? तो यही जो है मैं बता रहा हूं आपको कि न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं इसको। ये यहां पे कंटिन्यूस हो रही है, जिसकी वजह से इसकी हीट बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और इसके अलावा इसीलिए मैंने बोला कि ये जो है इतनी ज्यादा हीट को बाहर भी फेंक रहा है। अब आपको शायद लगता होगा कि हीट जो आ रही है बाहर, या रोशनी आ रही है, बहुत ही ज्यादा स्वच्छ होगी। स्वच्छ भी नहीं है। आप देखो, आप धरती पे रह रहे हो, ओजोन लेयर आपको बचाए हुए है, यहां तो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से निकल रही है, इवन अल्ट्रावायलेट रेज इतनी निकल रही है कि आप सन की डायरेक्ट अगर गर्मी में चले गए आपको वैसे ही स्किन कैंसर तुरंत हो जाएगा, है ना। इवन धरती पे हो रहा है लोगों को, बाकी छोड़ो। तो सोचो ऊपर स्पेस में अगर कोई सन के सामने चले जाए, पहली बात तो बचेगा नहीं उस टेम्परेचर से। बाई चांस अगर वो सर्वाइव भी करता है तो तुरंत ही इतनी गंदी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी कि वो बंदा वहीं पे ही, उसकी स्किन ही जल जाएगी, पूरी पूरी खराब ही हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला आपको कि यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बहुत पीक लेवल पे होती हैं, जिनमें विजिबल लाइट भी होती है। ऑब्वियसली बात है, वो तो एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है लाइट का, जिसके अंदर विजिबल लाइट भी है, यूवी भी है, रेडियो भी, माइक्रो भी है, बहुत सारी वेव्स हैं उसके अंदर, है ना। फिर इसके बाद अगर देखते हैं तो यहां पे बोला जाता है कि सिर्फ हीलियम हाइड्रोजन नहीं, उनसे हैवियर जो एलिमेंट्स है वो भी सन के अंदर पाए जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। अभी श्योर किसी को कुछ नहीं पता है। और अगर फादर ऑफ सोलर सिस्टम बोल दिया जाएगा, है ना, तो बाप जो है सबका, पूरे सोलर सिस्टम का, वो सन ही है। सन को अगर हम देखते हैं तो 13 लाख गुना बड़ा है अर्थ से। ये डेटा जो भी मैं यहां पे दे रहा हूं, ये सीधे सीधे इसीलिए हाईलाइट किए गए हैं कि कई बार पेपर में वो कंपैरेटिवली पूछ लेता है। अब आप बोलोगे कि जी बताओ कि कितना बड़ा है सन, तो सिर्फ ये बात उचित नहीं है। अब सन को अगर आप बोलोगे कितना बड़ा है तो किसके कंपैरिजन में बोल रहे हो, एक रेफरेंस पॉइंट तो लेना पड़ेगा। सारी गेम जो है वो रिलेटिविटी की है। अगर कोई बोले कि तुम बहुत ही सुरीला गाते हो, तो ये कोई पैरामीटर नहीं है कि तुम सुरीला गाते हो, है ना। बात ये है कि जब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये इस व्यक्ति से सुरीला गाता है। आप सिर्फ ये बोल दो कि नहीं ये सुरीला गाता है, तो ये सेंसिबल बात नहीं बनेगी। हो सकता है उससे भी ज्यादा सुरीला कोई गा रहा हो। कहानी समझ में आ रही है? तो कंपैरेटिव एनालिसिस देखना होता है, तो रिलेटिविटी की थ्योरी को हमें पकड़ना ही पड़ता है। तो 13 लाख गुना बड़ा वो अर्थ से, ये हमें समझना है। यहां पे ये हिंदी वालों के लिए लिख दिया, बिल्कुल एक बार रीड आउट मारेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखो कि मैं जो आपको बता रहा था कि सन के ऊपर जाना पॉसिबल क्यों नहीं है, और चाइना तो दावा करने लग गया है ना। वो चीन का जो है शी जिनपिंग, वो बोलता है कि हम तो पहुंच जाएंगे, उन्होंने वो तो यंत्र बना के बैठा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर चाहे भी ना, तो अगर पहुंच भी गया, उसने मान लो कोई ऐसा एलिमेंट बना लिया, कोई एलोय बना लिया, कुछ भी बना लिया हो कि जो नहीं पिघल पा रहा है इतनी जल्दी, है ना, तो बाई चांस वो पहुंच भी गया तो हो सकता है कि वो सन के बाहर सरफेस पे ही जाकर वहीं पे ब्लास्ट हो जाए, है ना। अंदर तक चला जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप देखो कि सन के कोरोना पे, कोरोना का मतलब ये वो वाला कोरोना नहीं है, कहीं तुम कोरोना वायरस समझ लो, आप समझो ये सन है। तो सन के, अब ऐसा तो है नहीं कि सन के बिल्कुल यहां टच करोगे तभी हीट आएगी। कोई भी चीज जल रही है तो आप सोचो ना, आग कहीं जलती है तो आग के चारों तरफ भी तो हीट ही होगी। तो आप, ऐसा तो है नहीं कि आग के अंदर हाथ दे के आप हाथ सेक रहे हो, आग से दूर हाथ रखते हो तब भी तो सिक जाते हैं। तो वही मैं बता रहा हूं, उसी एरिया को क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं ना, चारों तरफ का जो एरिया होता है। अब ये बोल रहे हैं इस कोरोना पे ही जो है टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है दोस्त। आप सोचो कि चाइना छोड़ भी दे वो चीन का यहां तक, तो पहली बात तो मुझे यही डाउट हो रहा है कि 6000 डिग्री सेल्सियस कोई एलिमेंट तो झेल भी पाएगा कि नहीं। बट स्टिल चलो झेल भी ले तो मुझे लगता है वो कोरोना पे आके ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इससे अंदर अगर तुम जाने की कोशिश करोगे, अगर तुम सेंटर पे पहुंच गए, तो यहां का टेम्परेचर कितना है भाई साहब, 2 लाख डिग्री सेल्सियस, और ये बढ़ता ही जा रहा है। ये तो अभी जो है डेटा आप देख रहे हो, है ना। पीडीएफ मिल जाएगी ना भाई, पीडीएफ हनुमान बैच की पूरी पीडीएफ जो है जीवी कक्षा एप्लीकेशन पर बता दिया मैंने। कल पीडीएफ इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि पूरा एक ही डलेगी ना, ये सारी की सारी पीडीएफ है तो एक ही सेक्शन ना, तो इसलिए एक साथ डल जाएगी। उस पर लिखा होगा लेक्चर 1 एंड 2, आज की क्लास के बाद डल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। कह रहे अग्नि ब्रह्मास्त्र, हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं आपको कि यहां 2 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। मुझे नहीं लगता कि कोई चीज है ऐसी कि जो 2 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर झेल पाए। 50 डिग्री तो हम झेल नहीं पाते यहाँ पे। सोचो कि वहां पे कैसे पहुंच जाएंगे और क्या ही कर लेंगे, है ना। तो हो सकता है चाइना का प्लान हो कि यहां जाके बहुत सारी फोटोग्राफ्स ली जाए, उन फोटोग्राफ से फिर वो कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करेगा, है ना, कि कोई वायरस ही निकाल दूं मैं इसके बाद आप देखिए कि अर्थ की तरह ही
सन जो होता है वो भी रोटेट करता है अपनी एक्सिस पे, और मैंने पहले भी बताया था आपको, मोटा मोटा 27 दिन में जो है वो रोटेट कर जाता है। ये लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा आप देखिए कि ये नियरेस्ट स्टार है अर्थ से, वही मैंने बोला कि सबसे ज्यादा चमक रहा है। अब चमक का मैं ये नहीं बोल रहा कि सबसे ज्यादा चमकीला तारा ही सन है पूरे सोलर सिस्टम में या हमारे पूरे गैलेक्सी में, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं। मैं केवल उस एंगल से बोल रहा हूं कि हमें सबसे ज्यादा चमकीला जो है सन दिखेगा, क्योंकि सन जो है हमारे बिल्कुल पास है, इसलिए हमें सबसे ज्यादा चमकीला तारा सन ही दिखाई देता है। बाकी के तारे हमसे दूर हैं, हो सकता है वो भी और तेज चमक रहे हो, लेकिन क्योंकि वो दूर है तो उनकी रोशनी यहां तक आने में ही बहुत समय लग जाता है, जबकि सन की रोशनी कितनी देर में पहुंच जाती है ना, मोटा मोटा 8 मिनट 22 सेकंड 18 सेकंड तक जो है सन की रोशनी धरती पे पहुंच जाती है, तो इसीलिए वो और तेज हमें दिख रहा है। सन ही तो है जो जिसके रेफरेंस में हम बोल रहे हैं कि अब उजाला हो गया, दिन हो गया, अब रात होगी, तो बात सारी वही है ना। तो डिस्टेंस अगर कोई पूछ ले कि अर्थ से कितना है, तो 150 इंटू 10⁶ किलोमीटर, ये पेपर में सीधा पूछा गया। अब कई बार ये दुष्ट लोग क्या करते हैं, ये इसको आड़ा टेढ़ा करके भी दे देते हैं। ये 10⁻6 ना लिख के, ये पता कैसे करेंगे, ये ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 आगे किलोमीटर, और सिर्फ यहां तक तो ठीक है। फिर जब इनकी दुष्टता की सीमा पार होती है ना, जैसे सीजीएल वाले हो गए, आरआरबी वाले हो गए, इनकी जब दिमाग घने तेज चलने लगते हैं, तो ये क्या करते हैं, इस किलोमीटर की यूनिट को चेंज करने के लिए इसको क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ नहीं करना मेरे को, इसको जो है अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 होंगे, तो आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर यहां तक नहीं इनकी चरम सीमा खत्म होती, ये सोचते हैं कि नहीं अब बच्चे को और तंग किया जाए, उसको तरस्त कर दिया जाए जब तक कि उसका दिमाग की दही ना हो जाए, तो वो बोलते हैं कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, है ना। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि भैया 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, तो एक कन्वर्शन यूनिट आपकी और लगेगी यहां पे। कहानी समझ में आ रही है आपको। तो 1 मीटर में जो है आपका देखिए कि जो है 100 सेंटीमीटर होता है। अब वो अगर पूछ रहा है उतना, तो अगर ये आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो उसको जो है इंटू 10⁻² जो है आपको और करना पड़ेगा, तब जाके वो सेंटीमीटर में निकलेगा। तो ये इस टाइप की जो घिनौनी खेल हैं ये खेलते रहते हैं। आपको ये कन्वर्शन आनी चाहिए, मैं क्लियरली बता रहा हूं, आपको ये तीनों कन्वर्शन आनी चाहिए, मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर वाली, ठीक है। उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे इधर सेंटीमीटर लिख लो, इधर किलोमीटर लिख लो। बाकी फिर मिलीमीटर में करेंगे तो फिर वो तो इनकी दुष्टता की सीमा पार करने वाली बात है। अब वो तो घने तेज बनेंगे तो फिर उसका कोई इलाज भी नहीं है ना। तो बस आपको ये फैक्टर इस तरीके से कन्वर्ट आना चाहिए करना, बाकी तो आप कर लोगे। फिर नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार टू अर्थ अगर बोला जाएगा, सबसे पास में तो सन ही है, लेकिन सबसे दूर अगला जो सबसे नजदीक है वो कौन है, अल्फा सेंचुरी, ठीक है। तो अल्फा सेंचुरी स्टार जो है वो सेकंड ऐसा स्टार है जो अर्थ के करीब है, ये हमें समझना है। फिर जो लाइट ट्रैवल करती है वो हमें पता है कि कितनी स्पीड पे लाइट ट्रैवल करती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से लाइट ट्रैवल करती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। तो देखते हैं एक बारी, है ना, मैं आप ही के सामने थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखो, मैं भी कैलकुलेट करके देखता हूं कि ये 8 मिनट के आसपास आना चाहिए समय। आपको डिस्टेंस पता है, आपको स्पीड पता है लाइट की, मैं आपके ही सामने करके देख रहा हूं, बिल्कुल अभी फ्रेशली रॉ फॉर्म में, है ना। तो मैं देखता हूं कि कितना आता है। 3 लाख से करते हैं, 1 2 3 4 5, अच्छा ये तो स्पीड हो गई ना, ठीक है, ये हो गया ना 150, और इनटू में यहां पे कितनी है, डिवाइड ही करना है, तो 5 जीरो है तो एक तो कट जाएगी, तो 1500 लिख लेता हूं सिर्फ यहाँ पे, 1500 डिवाइड बाय में 3 कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय में 3 कर लेते हैं। और साथ में ये तो आपका जो है कुछ गड़बड़ हो रही है, एक बार आप लोग भी करके देखो ना इस चीज को भाई, है ना। 1500 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से जो है आपका टाइम आ जाना चाहिए, ठीक है। तो टाइम से जो है वो 500 हुआ, ठीक है। इसको जो है मैं डिवाइड करके देखता हूँ, 60 से आ गया बिल्कुल, ये देखिए आप कैलकुलेट करके, मैंने तो कैलकुलेट कर लिया, आप भी करके देख लो, बिल्कुल आप कर सकते हो, अपने ही फोन में कैलकुलेट कर सकते हो। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड स्पीड है, ठीक है, और ये कितना है, 150 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। अब मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पे करके दिखाऊं तो आपको क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो हमें पता ही है भाई, तो आपको टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन जो है स्पीड आप लिख दीजिए। तो डिस्टेंस कितना है, ये है डिस्टेंस और वो है स्पीड। तो आप मेरे को खुद बताओ ना, जब इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो यहाँ 10⁻6 है और यहाँ 10⁻5 है, तो यहाँ एक ही 10 रह जाएगा, तो 1500 ऊपर लिख लो, 1500 मैंने ऊपर लिख लिया, डिवाइड इसको कर दिया भाई, ये बिल्कुल आपके सामने ही फ्रेश करके दिखा रहा हूं, डिवाइड इसको कर दिया 3 से, ठीक है, डिवाइड किया 3 से, तो
तो आपके सामने आ गया ये 500 सेकंड आया, ठीक है, क्योंकि आप देखो ना यहाँ किलोमीटर पर सेकंड है, तो ये 500 सेकंड आ गया। अब 500 सेकंड को मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 500 सेकंड को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। आप देख लो आपके सामने 8 मिनट और 8.33 मिनट हो गए, ठीक है। उसको 0.33 को फिर कन्वर्ट करोगे तो 18 सेकंड या 22 सेकंड के आसपास बनता है, वो आप कैलकुलेट करके देख लो, है ना। तो कुल मिला के 8 मिनट का मैंने आपको रियल में कैलकुलेट ही करके दिखा दिया सीधा सीधा। अब इसमें कोई भ्रम वाली बात नहीं है, ठीक है। वो कई बार वो सीधा भी पूछ ले तो 8 मिनट 18 सेकंड लिखा आएगा वहां पे, या फिर 8 मिनट 22 सेकंड लिखाएगा, दोनों में से जो लिखा है आप मार्क कर देना, ठीक है। 8.33 भी लिखा आ सकता है, 8.33 मिनट, तो इसका ये मतलब नहीं होता 8 मिनट 33 सेकंड उठा के लिख दो, कहानी समझ रहे हैं? तो 8.33 का ये मतलब नहीं है, वो 0.33 आपको 60 का निकालना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा सेकंड। तो ऑल द चेंजेस जितने भी वेदर के अंदर अर्थ में होते हैं, तो वो सन के कारण ही हो रहे हैं। सन की हीट है और सन की जो मूवमेंट है उसके कारण देखिए कि अर्थ कभी तो सन के नजदीक आ रही है, कभी दूर जा रही है, ऊपर से रिवॉल्व कर रही है सन के चारों तरफ हमारी अर्थ जो है। तो उससे क्या है कि सीजन जो है, ऋतुएं जो है चेंज होती रहती है। और इंडिया एक ऐसा देश है भाई जहां पे सभी प्रकार की ऋतुएं आपको देखने को मिलेगी। आपको सर्दी भी मिलेगी, गर्मी भी मिलेगी, बसंत भी मिलेगी, है ना। हर तरह की ऋतुएं मिलेंगी आपको, मतलब आपको अच्छा भी फील होगा, आपको गंदा भी फील होगा, हर तरह के मौसम मिल रहे होंगे। रेनी वर्षा का सीजन भी आपको मिलेगा, हर तरह के सीजन मिलते हैं। तो इसीलिए भारत जो है ना, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत बहुत तगड़ी है, यानी रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे शानदार जगह अगर मैं देखता हूं तो मुझे भारत समझ में आती है, ठीक है। तो ये हमने यहां पे देखा है, ये हिंदी में मैंने लिख दिया है, समझ आ गई ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों ने खुद भी साथ के साथ कैलकुलेट कर लिया। बोलते हैं S24 अल्ट्रा है भाई, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, ये इतना महंगे फोन लेने का भी फायदा नहीं। मैंने इसलिए लिया था कि मेरा काम जो कभी रुके ना, है ना। मेरा पुराना फोन मैंने 5 साल तक, आपको दिखाता हूं मैं, 5 से 6 साल तक, ये देखो OnePlus का था मेरे पास फोन, ठीक है। ये अभी तो मैंने शायद चार्ज नहीं कर रखा है, इसको अभी भी रखा हो। ये बेस्ट फोन था, मतलब ये इसलिए फोन था कि ये मेरे हाथ में यूं आ जाता था भाई, एकदम यूं टक 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 आप काम कर सकते हो। अब ये देखो, ये मेरे को लग रहा है कि ये फोन नहीं, ये पूरा का पूरा फोन बूथ ले लिया मैंने। ये देखो, ये इसको पकड़ना ही अपने आप में, हैंडल करना ही मेरे को, मेरा अंगूठा तक नहीं जा रहा इधर उधर, है ना, कि इसको अंगूठा चूसने को बोल दो कि भाई तू पकड़ ले, है। तो ऊपर से इसके ये कोने इन्होंने ऐसे बनाए कि थोड़ी देर आपने पकड़ लिया तो आपके हाथ में यहां पे खड्डा कर देता है ये। इसके बहुत नुकसान है, और इतना भारी फोन है कि मेरा उठाने का दिल नहीं करता, पर मैं करूं क्या, मेरी मजबूरी है। मैंने सोचा फास्ट चलता है तो इसको ले लेता हूं। ये तो इसके नुकसान गिनवाए। इसके बाद फनी बात यह है कि इतना महंगा फोन लेने के बाद कि चलो बच्चों का कोई भी सेशन नहीं रुकना चाहिए, बहुत सारे काम मैं फोन पे निपटा लेता हूं, ठीक है, कि डाउनलोड कर लिया, कटिंग शटिंग कर ली वीडियो की, ऐसी चीजें। अब उसके बाद क्या हुआ कि कल ये भाई चल ही नहीं रहा, अचानक से स्क्रीन ही बंद हो गई इसकी। मैं घबरा गया, मैंने कहा यार ये तो सारी क्लासेस भी रुकवाएगा, मेरा इतना सारा डेटा पड़ा काम का, है ना। ऐसा वैसा डेटा नहीं था, कुछ लोग सोच रहे हैं कौन से टाइप का डेटा था, है ना। ऐसा वैसा नहीं था, है ना, तुम ही रख रहे होगे ऐसा, मैंने कोई ऐसी फिल्म नहीं रखी हुई इसमें। तो अब वो जो है मेरे को टेंशन होगी, फिर मैं गया सेंटर पे, उसको सेट करवाया जैसे तैसे करके, फिर मसला सुलझा, है ना। तो ऐसे भी होता है। तो बहुत सारा रहता है। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, CMF से काम चला रहे हो, चलो बढ़िया है बढ़िया है। जीवी टेक रिव्यूअर। भाई आधे लोग तो मेरे को लगता है यही ना समझ गए हो कि मैंने इनकी सैमसंग अल्ट्रा वालों की प्रमोशन कर दी है। भाई इतनी नेगेटिविटी उसकी गिनवा दी मैंने, अगर अभी भी प्रमोशन लगता तो फिर ना बता सकता। चलो अगली बात अब जो हम करने वाले हैं, चांद की करने वाले हैं। तो अब चांद तो देखो ऐसी चीज है कि ये वो नहीं होते जो आशिक मिजाज लोग होते हैं, वो अपनी महबूबा को बोलते हैं कि भाई वो बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो, बताओ तुम। तो वो बोलता है मैं चांद तोड़ के ले आऊंगा, मैं तारे तोड़ के ले आऊंगा। पता उसको भी है कि टट्टू नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बस लगा बड़ा है ना। और उसकी तारीफ करनी है तो तुम चांद सी दिखती हो। अब भाई चांद सी दिखती हो, चांद के ऊपर दाग नहीं दिख रहा तुम्हें, है तो तुम तारीफ कर रहे हो कि बेइज्जती कर रहे हो, और वो भी बेचारी खुश होती रहती है मनी मन, हाय हाय मैं चांद सी दिखती हूं, है ना। उसको भी नहीं पता कि भाई तारीफ हो रही है कि नहीं, साथ के साथ तुम बेइज्जती भी कर रहे हो उसकी। तो किसी दिन उसको समझ में आ गया, तो जो फूल तुम लेकर जा रहे हो उस गमला बना के उसको मारेगी तुम्हारे सिर पे। तो इसलिए बच के रहो इस चीज से, तो है ना। तो अलग अलग टाइप के हमारे तो कॉलेज में ऐसे ऐसे लड़के होते थे भाई कि उसको मतलब कि प्रपोज करना है, पहले तो वो 10 लड़कों के साथ खड़ा होकर पूरा प्लान बनाएगा कि भाई इसको प्रपोज कैसे करना है ना। तो मतलब कि और सबको बता देगा कि ये तुम्हारी भाभी है, अभी बात नहीं हुई है उससे, लेकिन बात बता दी उसने, सारे सबको अनाउंस कर दिया कि भाई ये तुम्हारी भाभी है, इसकी तरफ तो देखना नहीं है। और उसको पता ही नहीं कि वो किसकी भाभी बन चुकी है ना। तो अलग अलग टाइप के लौंडे आपको देखने को मिलते हैं कॉलेज में। कॉलेज में एक्सपोजर ही बहुत तगड़ा मिलता है आपको, समझ ही है ना।
तो कभी उसको ऐसे ऐसे बताया जाता है कि ऐसा करो तुम बुलेट को तेजी से ले जाओ इसके सामने से, खुद इंप्रेस हो जाएगी, और इतनी तेजी से निकलता है लड़की को भी समझ नहीं आता कि इसके साथ हो क्या गया। अगल बगल की हवा जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा है विंडिएस्ट प्लेनेट की तरह है ना, नेपच्यून की तरह यूं निकल जाते हैं पास से, हवा इधर उधर लग रही है। अच्छा ये तो फिर भी ठीक था, कुछ ऐसे ऐसे लौंडे होते हैं अपने साथियों को बोलता है कि भैया तू विल्ली मार के देखा विल्ली। अब आधे लड़कों को तो पता होगा, लड़कियों को समझ नहीं आ रही विल्ली क्या होता है। वो जो नहीं होता कि बाइक का अगला वाला चक्का उठा देते हैं और पीछे वाला नीचे ही रहता है, वो बिल्लियां मार मार के दिखा लंगूर से कम नहीं लग रहे होते भाई। फिर ये तो ठीक है, वो एक स्टॉप कर करके दिखा रहे होते हैं ना, जिसमें अगला चक्का नीचे और वो पीछे से उड़ जाते हैं। भाई तुम कर क्या रहे हो, ये नहीं समझ में आ रही। मदारी का खेल चल रहा होता है यहाँ पे, अलग ही टाइप की चीजें चल रही होती है। चंद्रमा के बारे में देखिए कि मैंने आज तक कभी पहले भी ज्योग्राफी में नहीं पढ़ाया था, लेकिन चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मून है तो मून हमें पता है कि अर्थ के चारों तरफ चक्कर हमारा वाला मून जो है लगाता है, ठीक है। तो हम अपने वाले मून के बारे में यानी कि अर्थ के मून के बारे में हम बेसिकली यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मून का जो डायमीटर है ना भाई साहब, वो होता है अर्थ के डायमीटर के 1/4। आप समझना कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। जैसे ये हो गई अर्थ हमारी, सॉरी ये हो गया मून, और ये हो गई आपकी अर्थ। तो अगर मैं डायमीटर के फॉर्म में बोलता हूं तो डायमीटर अगर इसका 1 है तो अर्थ का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सीधी सी बात ये है, ठीक है। वहीं पे इसका मतलब यह है कि 4 गुना बड़ी हो गई अर्थ एक तरह से मून से, आपको ऐसे समझना है। सरकमफेरेंस की बात करता हूं, ये देखो ये सारा डेटा आपको याद रखना है। बिल्कुल भी उस टाइम पे इतना पेपर में टाइम नहीं होता कि आप अलग से सोचो बैठ के उसकी सरकमफेरेंस निकालने बैठो, वो सब नहीं कर सकते हैं। सीधा ये डेटा को याद रखिए। तो सरकमफेरेंस जो है 10,864 किलोमीटर मून का होता है, ये आपको करेक्ट माइंड में होना चाहिए। और डायमीटर की बात करता हूं तो डायमीटर अगर आप मापने जाओगे मून का पूरा, रेडियस नहीं बोल रहा, कई बार वो रेडियस पूछ लेता है पेपर में, तो ये मैं डायमीटर बता रहा हूं 3475 किलोमीटर। इसका आधा कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियस क्या होता है आपको मैं बता दूं, तो रेडियस इज डायमीटर बाय 2। डायमीटर का आधा जो होता है वो रेडियस होता है। तो अब इसका आधा कर लोगे तो फिर वो रेडियस हो जाएगा। पेपर में आपको ये ध्यान रखना है, सिली मिस्टेक मत कर देना कि वो डायमीटर पूछ रहा है कि रेडियस पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज आप नहीं करेंगे, उस चीज को ध्यान रखिएगा, अदरवाइज फिर आपका जो है सिट्टी बिट्टी गुम हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। फिर आप देखिए कि जो ग्रेविटेशनल पुल की बात करते हैं, तो ग्रेविटेशनल पुल जो होता है अर्थ का, दैट इज 1/6 है ना, मून का जो होता है 1/6 ऑफ अर्थ होता है। आप समझिए कि कैसे होता है। ग्रेविटी की जब मैं बात करता हूं तो अगर इसकी ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी की मैं बात कर रहा हूं, इसकी ग्रेविटी g होगी तो इसकी जो हो जाएगी g/6 हो जाएगी। आप समझना कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, है ना, g/6 हो जाएगी, 9 नहीं है ये g है। देखो एक चीज होती है वेट, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है दोस्तों। अगर मैं आपको पूछूं एक इंसान है, उसका मास धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर 60 किलो है, ठीक है। यहां पे मैं बोलूं कि उसका मास जो है वो 60 kg है, तो मैं पूछूं अब कि उसको मैंने मून पे छोड़ दिया, तो बताओ उसका मास क्या हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग ये उत्तर देने लग जाएंगे कि जी उसका मास रह जाएगा 1/6, तो 10 किलो का हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दो चीज होती है, मास होता है एक और एक होता है वेट, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको समझना है कि आप वेट की बात करो कि मास की। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, मास नेवर चेंजेस। मास उसका, अगर ये मास है तो मास यहां भी जो है, मास यहां भी 60 kg ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। मास कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि वेट यहां पे, अगर मैंने बोला कि वेट उसका यहां पे 60 है, तो आपको समझना है कि वेट अगर 60 यहां है तो यहां पे वेट कितना हो जाएगा, फिर यहां पे वेट 10 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वेट इज इक्वल टू mg होता है। आप समझिए, वेट इज इक्वल टू mg होता है, यानी मास इंटू ग्रेविटी। तो आप देखो कि जबकि ग्रेविटी अर्थ पे तो g है ना, जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं हम, लेकिन मून पे उसकी 1/6 है। तो यहां पे जब ग्रेविटी ही 1/6 हो जाएगी तो वेट क्या हो जाएगा, mg/6 नहीं हो जाएगा। ये तो हो गया अर्थ का, अर्थ का। अगर मैं मून के हिसाब से बात करूं तो वेट क्या हो जाएगा आपका, mg-, क्योंकि वेट इज इक्वल टू mg रहता है, तो g' क्या है, ग्रेविटी ऑफ मून, विच इज इक्वल टू g/6। अर्थ की ग्रेविटी का g/6, तो इसको g' की जगह g/6 कर लो, तो mg/6 हो गया। समझ गए। तो इस वजह से वेट यहां पे 10 रह जाएगा। ये छोटा सा कंसेप्ट है, ये कई बार पेपर में आ जाता है और आप जो है उसको सही उत्तर नहीं मार्क कर पाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। फिर इसके बाद अगर ऑर्बिट की बात करता हूं कि अर्थ के, क्योंकि मून है तो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। अब मून अर्थ के कैसे चारों तरफ चक्कर लगाएगा वो आप समझना कि इस तरीके से देखो, ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो है मून चक्कर लगा रहा है। यहां पे अगर मून चक्कर लगा रहा है, आप समझो, तो ये अर्थ है, तो अर्थ के आप समझो इलिप्स में जब चक्कर लगाता है, अगर तो पूरा सर्कल ही होता तो हर जगह से डिस्टेंस बराबर होता है।
अब रेडियस देखो ना, हर जगह से रेडियस ही हो जाता है, डिस्टेंस बराबर होता। बट क्योंकि ये सर्कल तो नहीं है, ये तो अंडाकार है यानी इलिप्स है, तो इलिप्स में आप समझो कि ये डिस्टेंस छोटा है और ये बड़ा है। तो आप समझो कि आप क्या करोगे, अगर आपको वो पूछ ले कि मून जो है अर्थ के सबसे ज्यादा क्लोज रहता है, तो उस टाइम पे उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे उसको पेरिजी बोलते हैं, इस डिस्टेंस को पेरिजी बोलते हैं। अगर वो बोलेगा कि जब मून सबसे दूर रहता है अर्थ पे, अर्थ से जब सबसे दूर रहेगा मून, उसको एपोजी बोलेंगे, एपोजी। तो ये जो पेरिजी है, इस वैल्यू पे मत जाइए जो यहां लिखी है, आप यहां वाली वैल्यू पे जाइए। आप देखो पेरिजी क्या लिखा हुआ है अर्थ की, 3,64,000 किलोमीटर, और वहीं पे आप देखो एपोजी क्या लिखा हुआ है, 4,06,000 किलोमीटर। तो ये जो है डिस्टेंसेस लिखे हुए हैं कि भैया अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है। क्योंकि आप अब जब मैंने ये बात बताई तो आप कॉमन सेंस लगाइए कि मैं इससे ये डिफाइन नहीं कर सकता कि भैया मून का जो डिस्टेंस है वो रियल में, अगर कोई पूछे कि मून जो है कितनी दूर है अर्थ से, तो आप ऐसे नहीं बता सकते। आपको देखना पड़ेगा कि आप पेरिजी की बात कर रहे हो या एपोजी की बात कर रहे हो। तो फिर ऐसे केस में मैं क्या करूं, अगर मेरे को ऑन एन एवरेज बताना हो तो मैं एवरेज डिस्टेंस लूंगा। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे मैं यहां पे अभी आपको निकाल के बताता हूं, एक एवरेज निकाल के बताता हूं। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप खुद भी कर सकते हैं अपने दिमाग से। आप देखो कि मैंने ये वाला डिस्टेंस सबसे लंबा वाला बता दिया कितना, 4,06,000 किलोमीटर, 406,000, ठीक है। ये लिख लो आप अपने कैलकुलेटर में, फिर प्लस कर लो इसके अंदर 3,64,000 को, ये छोटा वाला डिस्टेंस ये वाला हो गया, ठीक है। मैं एवरेज निकाल रहा हूं, तो 364 जो है ये इसमें प्लस कर लो, ये देखो 770 हो जाएगा, ठीक है, 7,70,000 हो जाएगा। इसको मैंने इक्वल टू कर लिया। अब इसको जो है डिवाइड बाय 2 करो, डिवाइड बाय 2 ऐसे करके डिवाइड बाय 2 करो। अब जरा उत्तर देखो कि कितना है, मैं वापस इक्वल टू कर देता हूं, तो 3,85,000 उत्तर आ गया। तो इससे मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि जो एवरेज डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच में, एवरेज डिस्टेंस 3,85,000 है। क्या ये 3,85,000 नहीं है? जरा ध्यान दीजिए इसको, मोटा मोटा देखा जाए तो है, 600 और ऐड कर दो वही बन गया लगभग। तो 3,85,000 के आसपास ही हो गया है ना। यहां देखो ना अप्रोक्स लिखा है, ये लिखा हुआ है अप्रोक्स। तो वही मैं बता रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून जो है ये एवरेज के हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि भैया 3,85,000 के आसपास हो जाएगा, या 3,84,400 हो जाएगा किलोमीटर, इतना आप कह सकते हो। लेकिन अगर पेरिजी और एपोजी के हिसाब से देखेंगे तो ये हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है आपको कि ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोग को? तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आप वहां पे गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। एलिप्टिकल ऑर्बिट का मैं बता ही चुका हूं, ये हो गया। चलिए, अब जो मून है वो अपना रेवोल्यूशन जो है अर्थ के अराउंड वो कितने टाइम में पूरा करता है वो हमें समझना है। देखो, जब मून दो जगह पे घूम सकता है, एक तो वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा सकता है, दूसरा वो सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाएगा। अब जब अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो वो कितने दिनों में लगाएगा? 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट और 11.7 सेकंड में चक्कर लगाएगा। इसी को ही मोटा मोटा 27.5 दिन हो गया ये, है ना, अगर देखा जाए। इसी को क्या बोल देते हैं? साइड्रियल मंथ बोल देते हैं। लेकिन वहीं पे जब यही मून जो है, ये तो कब था? जब अर्थ के अराउंड चक्कर लगाया। अब अगर यही मून जो है सन के अराउंड चक्कर लगाए तो वो कितने दिनों में लगाएगा? 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट और 2.8 सेकंड में। मोटा मोटा देखा जाए तो 29.5 दिन हो गए, अगर रफ सा आइडिया देखूं तो इस पूरे मंथ को मैं क्या बोल दूंगा? साइनोडिक मंथ बोल दूंगा। तो कोई पेपर में पूछ ले साइनोडिक मंथ क्या होता है, साइड्रियल मंथ क्या होता है, आप इजीली बता सकते हो। उसकी गणना, उसकी कैलकुलेशन भी बता दी मैंने कि कितने मंथ, कितने उसके अंदर घंटे होते हैं, कितने डे होते हैं। और साथ में मैंने ये भी बता दिया कि अगर धरती के अराउंड घूमता है तो साइड्रियल मंथ होएगा, और अगर सन के अराउंड घूमता है तो उस मंथ को साइनोडिक मंथ बोलते हैं। कहानी समझ में आ गई? सिंपल है, सिंप्लीफाइड है। इसके बाद आप देखो कि जो मून है, ये जो हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं, ये चंद्रमा हमारी धरती की नेचुरल सैटेलाइट है। आप धरती के अराउंड और भी सैटेलाइट्स को छोड़ सकते हो, जिनको कि हम जैसे अब एलन मस्क स्टारलिंक को इस्तेमाल करने वाला है ना, जिससे वो इंटरनेट चलाएगा। या बहुत सारे आप देखो कि कम्युनिकेशन के साधन जो है हम सैटेलाइट के थ्रू करते हैं। तो वो सैटेलाइट्स के थ्रू जो आ रहा है, ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, इतनी सारी चीजें हो रही है, वो सैटेलाइट कौन सी है? वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपने अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ दी। लेकिन ये एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, समझ गए? तो अर्थ का केवल एक ही सैटेलाइट है, सिंगल, एंड दैट इज अवर मून, चंद्रमा, ठीक है। और ये जो है, अगर आप सारे चंद्रमा को कैलकुलेट करने लग जाओगे तो सबसे बड़ा तो गैनीमेडे है। गैनीमेडे किसका चंद्रमा है? जुपिटर का। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसका चंद्रमा देखता हूं, है ना, जैसे आप देखिए कि ये तो गैनीमेडे हो गया, गैनीमेडे सबसे बड़ा हो गया, लार्जेस्ट, ऐसे करके 2, 3, 4 और 5वें नंबर पे जो है ये हमारा मून आ जाता है, हमारा अर्थ का मून हो जाता है, अर्थ मून, ठीक है। तो 5th लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा? अर्थ का मून हो जाएगा। ये मैं आपको बताने की यहां से कोशिश कर रहा हूं,
ठीक है। अब जो मून है वो भी अपनी एक्सिस पे भी घूमता रहता है और बाकी वो रेवोल्यूशन तो करता ही है, वो रेवोल्यूशन का तो मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए ऐसा होता है कि हमें एक ही भाग मून का दिखाई देता है। और वैसे भी आप देखिए कि मून की अपनी कोई लाइट तो है नहीं है, सन उस पर लाइट मारता है और वही लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर हमारी धरती पे आती है और हमें जो है वो मून दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर कोई तारीफ कर रहा है लड़की की कि तुम चांद सी दिखती हो, तो वो एक तरह से उसकी बेइज्जती ही कर रहा है। पता नहीं वो तारीफ कर रहा है कि बेइज्जती कर रहा है। गमला उठा के मारना चाहिए उस लड़की को। अच्छा, चांद पे तो दाग भी होते हैं ना, और तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, हैं चांद की अपनी तो रोशनी नहीं होती, तो तुम बोल दो कि मैं तुम्हारा सूरज, तुम मेरी चांद है, तो फिर पता लगेगा तुम अपनी ही तारीफ कर रहे हो। वही वाली कहानी है ये सारी की सारी, ठीक है। इसके अलावा आप देखो कि मून हैज ए वेरी थिन एटमॉस्फेयर कॉल्ड एक्सोस्फेयर। आप देखो जैसे अर्थ है, धरती के ऊपर हम क्या बोलते हैं, ये ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ऐसे ऐसे पता नहीं 10 हमने आयोनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इतने सारे स्फीयर बना रखे हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है धरती का। लेकिन वहीं पे जब हम चंद्रमा पे जाते हैं तो वहां पे एटमॉस्फेयर की लेयर बिल्कुल पतली सी है और उस लेयर को भी हम क्या बोल देते हैं, एक्सोस्फेयर बोल देते हैं, ठीक है। वहीं पे आप देखो जो चंद्रयान गया है लेटेस्टली, इंडिया का चंद्रयान 2 गया था ऊपर, तो उसने पाया कि वहां पे उसी लेयर के अंदर जो आपको आर्गन 40 बहुत ज्यादा मात्रा में उसको देखने को मिली थी। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जो मून है, मून की जो लाइट है, मून की जो लाइट है वो अर्थ पे कितने टाइम में पहुंच जाती है, तो आप बोलेंगे 1.3 सेकंड में आपका जो है अर्थ पे पहुंच जाती है। वहीं पे अगर मैं सन की बात करता हूं तो सन की लाइट जो है वो कितनी देर में पहुंचती है, 8 मिनट और 18 सेकंड कह लो, 22 सेकंड कह लो, है ना, लगभग इतने सा टाइम लग जाता है, इतनी देर में जो है ये पहुंचती है। तो ये दोनों में फर्क है, दोनों में कंफ्यूज मत करना। सन जो है वो ज्यादा दूर है, सन जब दूर है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी लाइट को आने में टाइम लगेगा, और मून पास है अर्थ के, वो तो अर्थ का ही चक्कर लगा रहा है, तो मून की लाइट जल्दी अर्थ पे आएगी। तो वैसे यही है कि सन जो है इस पे फेंकता है और यही वाली लाइट इधर आती है, लेकिन क्योंकि वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, सन तो रेगुलर में इस पे फेंक रहा है और वही इधर रोशनी आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं जी सन की पहले उधर जाएगी फिर यहाँ पे आएगी, वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस चल ही रही है ना। तो हमें यही समझना कि मून से डायरेक्टली जो लाइट है वो 1.3 सेकंड में आ जाएगी धरती पे। ये मैंने हिंदी वालों के लिए लिख दिया, आप पढ़ लेंगे इसको एक बार। फिर आप देखिए कि एक, जैसे मैंने अभी बताया कि मून जो है वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, है ना, जो सन उसके ऊपर फेंकता है वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। पर क्या वो सारी लाइट 100% जो है रिफ्लेक्ट कर देता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो मून जो है हमें बहुत तेजी से सन की तरह ही चमकता हुआ दिखाई देता, सन की लाइट बहुत ज्यादा है। आप देखो इसके पीछे एक कंसेप्ट है, एक दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक होता है हाई एल्बिडो मटेरियल, एक होता है लो एल्बिडो मटेरियल। हाई एल्बिडो मटेरियल में क्या होता है कि अगर कोई लाइट उसके ऊपर गिरी तो 100% अगर लाइट गिरी है ना तो 70 से 80% लाइट को जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे अब शीशा है, शीशे के ऊपर आप कोई रोशनी मारोगे तो इधर से वो वापस रिफ्लेक्ट कर देगा वो लाइट को, है ना। तो वो क्या हो गया, एक तरह से हाई एल्बिडो का हो गया। वहीं पे लो एल्बिडो जैसे क्या होगा कि कोई ब्लैक सरफेस है, आप काले सरफेस में मारो लाइट, कितनी लाइट मार लो, है ना, वो लाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसको हम बोलते हैं लो एल्बिडो। और मून के साथ ऐसा ही है भाई, मून जो है वो लो एल्बिडो का है। मून के ऊपर आप देखो कि 100% लाइट फेंकोगे तो 7 से 10% लाइट ही वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता, बाकी एब्जॉर्ब कर लेता है। समझे इस चीज को। तो यहां पे आप देखेंगे 7 से 10% लाइट ही जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो यही बात हो रही है यहां पे कि यहां पे जो है सिर्फ 7 से 10% लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इसीलिए क्यों, क्योंकि यहां पे लो एल्बिडो है। फिर इसके अलावा आप देखिए कि चांद पे दाग भी होता है ना। मैंने जैसे कि बोला, आप किसी उसी लड़की की तारीफ कर रहे हो कि तुम चांद जैसी दिखते हो, लेकिन चांद पे तो दाग भी है। अब चांद पे बहुत सारे दाग हैं, आप देखिए आपके सामने हैं, बहुत सारे पैचेस आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से सबसे बड़ा पैच ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। ऐसे ही आपको बहुत सारे सी और दिखाई देंगे, सी ऑफ क्राइसिस हो गए, सी ऑफ फर्टिलिटी, सी ऑफ नेक्टर, है ना, ऐसे करके आपको बहुत सारे सी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो सी ऑफ नेक्टर समथिंग लाइक अमृत का, है ना, तो अमृत कलश है जैसे वहां। तो एनीवेज, बट आपको ये समझना है कि जो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है, यही जो है ब्लैक स्पॉट, जो चांद पे दाग की बात हम करते हैं, यही वाला वो ब्लैक स्पॉट है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। इसके अलावा एक खास बात मून की क्या है, आपने कभी वहां पे जाओ बीच के किनारे, तो बीच पे जो है वो लहरें आ रही होती है ना। अब तुम लोग सोच रहे हो गोवा वाले बीच पे, अरे वाह वहां तो लड़कियां बिकनी पहन के आती हैं, फॉरेन से आती हैं, इनकी अलग ही हसरतें चल रही होती है ना, कोई इलाज नहीं भाई, वो तुम्हें भाव भी नहीं देगी। सिंपल सी बात है, तुम कुछ ही कर लो, तुम चाहे इंस्पेक्टर बन लो, वो तब भी भाव नहीं देगी, है ना। वो अलग ही लौंडे हैं जिनको वो भाव देने वाली है, ठीक है। तो उस ख्याल से तो तुम बाहर आ जाओ अभी के लिए। कहीं नहीं ऐसा होता कि तुम इंस्पेक्टर बन गए और वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगी बीच पे चलती हुई एक लड़की, कुछ ना होने वाला। तुम वहां यही कंसेप्ट पढ़ो, क्या समझाओगे उससे, बात क्या करोगे। हमारे सर ने ये पढ़ाया था कि चांद जब ऊपर से खींचता है तो उसकी वजह से ये लहर आ रही है, तुम उससे ऐसी बातें करोगे उसी लहर में तुम्हारे गर्दन डुबो देगी वो, है ना। तो ऐसा उससे बात नहीं करने का। दूसरा कोई होगा आशिक मिजाज लड़का, वो बोलेगा अरे वाह
देखो कितनी सुंदर लहर आई, आहा ये टकराई, है ना, वो ऐसी ऐसी बातें करेगा, वो उसी पे फ्लैटर हो जाएगी वो, और तुम्हारी फालतू की बकवास जो तुम लॉजिकल बकवास उसके साथ करने वाले हो वो नहीं सुनने वाली है ना। तो अब देखो कि मजेदार बात ये है कि जो मून है ना, ऐसा बोला जाता है जैसे अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर, उधर मून का अपना एटमॉस्फेयर है, मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसको डिस्टर्ब करता रहता है, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर जो है वो लहरें ऊपर को उठती रहती हैं। और कई बार ऐसा बोला जाता है कि जैसे तूफान आ गया बहुत ज्यादा, है ना, या फिर बहुत ज्यादा फ्लड आ गया, तो ऐसा बोला जाता है कि मून और सन के जो पुल है ना, वही इसके पीछे कारण है, जो बार बार अर्थ की ग्रेविटी को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर, जैसे होता है ना कि आप पानी का बर्तन है उसको लेकर भाग रहे हो तो वो छलकेगा, छलकेगा तो क्या हो गया, वो बाहर आ गया, पानी बाहर गिर गया, समथिंग लाइक, है ना। तो वैसे ही आप यहां पे समझ लीजिए कि ये एक तरह से अर्थ को छलकाता रहता है मून और सन दोनों मिलके, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप समझो कि ये अर्थ के क्लाइमेट को भी फर्क में डालते हैं और साथ में लहरों का भी आना इन्हीं की वजह से होता है। समझ गए इस चीज को? चलो अब मैं ये देखो, ये वाली चीज तो मैंने YouTube पे भी नहीं पढ़ाई है, मैं यहां पे आपको पढ़ाने वाला हूं मून के फेजेस के बारे में। आप देखो कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा की पोजीशन बदलती रहती है। आप देखो कभी तो आपको चंद्रमा ऊपर जो है ऐसा दिखाई देगा, आप मैक्सिमम लोग तो ऐसे ही चंद्रमा बनाते हैं ना, बीच में एक तारा बना देते हैं पोल स्टार के नाम पे, अरे अल्लाह अकबर कर देंगे। तो ये सब को छोड़ो, चलो मेरा बोलने का मतलब ये है कि चंद्रमा क्या ऐसा होता है? ऐसा तो रियल में नहीं है, पर आप क्यों बनाते हो ऐसा? क्योंकि आपको बीच में एक दिन जो है ऐसा चंद्रमा दिखाई देता है। लेकिन आप समझो कि मून के अलग अलग फेजेस है। जैसे आप देखो कि जब न्यू मून होगा, नया मून होगा, उस टाइम पे अमावस्या होगी, आपको दिखाई ही नहीं देगा। इसीलिए मैंने बोला नए मून का मतलब ये कि अभी उसने पैदा होना है, ऐसा समझ लीजिए, है ना, दिखाई नहीं देगा। फिर अगले दिन आपको आधा चांद दिखाई देगा ऐसे करके, ये देखो यही वाले चांद की मैं बात कर रहा हूं। आप इसी को चांद समझते हो, आपको चांद बनाने को बोलूं तो आप यही बनाओगे, है ना। फिर इसको बोलते हैं वैक्सिंग क्रीसेंट। फिर इसके बाद आधा चांद आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा करके, ये होगा फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मून। फिर उसके बाद आपको ऐसा चांद दिखाई देगा, है ना। फिर उसके बाद आपको पूरा फुल मून दिखाई देगा, जिसको पूर्णिमा बोलते हैं। फिर उसके बाद आपको इस तरफ का भाग दिखाई देना शुरू हो जाएगा मून का, उस तरफ वाला, ये देखो इस तरफ वाला, उधर काला है, इधर यही दिखाई देगा। फिर इधर वाला हाफ दिखाई देगा। पहले आप देखो इधर वाला दिख रहा था, अब इधर वाला दिख रहा है। ऐसी पहले आप देखो ये वाला चांद ऐसे दिख रहा था, अब ये वाला भाग ऐसे करके चांद बना देगा। कहानी समझ में आ रही है तुम्हें? तो इस तरीके से मून जो है अपनी पोजीशन जब चेंज करता है, तो उसी के साथ साथ देखो कि सन जो है उसके ऊपर रोशनी डाल रहा है, तो वो भी तो चेंज हो रही है ना। आप सीधा सीधा यहां पे देखो जरा, है ना, थोड़ा सा कि जो लूनर साइकिल है, मून को जो है मोटा मोटा 29.5 दिन के आसपास लगता है यहाँ चक्कर लगाने में, है ना। तो आप समझो जब कि ये सन है, तो आप समझो कि जब मून यहां पे है तो सन उसके ऊपर रोशनी डालता है ना। तो रोशनी डालता है तो जिस भाग पे रोशनी डल रही है, केवल वही भाग की लाइट जो है आगे जाके पृथ्वी पे आएगी और वो हमें दिखाई देगी। सिंपल सी बात है ना। फिर ऐसे ही आप देखो कि जब मून ऊपर जाएगा तो सिर्फ यहां पे रोशनी डल रही है तो इस भाग की आएगी, फिर यहां वाले भाग की आएगी, फिर यहां। ये ऐसा नहीं कि आधा हर जगह दिखाई देगा, अभी मैं आगे दिखाऊंगा कि कैसे दिखाई देगा, है ना। कहीं पे आधा दिखाएगा, ये सारे फेजेस होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो कि जब मून इधर को डोलता रहेगा बार बार, तो क्योंकि सन जो है, सन कहीं पे कम रोशनी डाल पाएगा, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे बिल्कुल ही कम। तो इस तरीके से जब ये पूरा का पूरा घूमेगा तो सन की रोशनी के कारण जो है गोल गोल चक्कर में उसको कहीं ना कहीं आधा छुपता रहेगा, आधा दिखता रहेगा। तो इस वजह से उसकी अलग अलग शेप्स हमें दिखाई देती हैं यहाँ पे, आप ऐसे समझ सकते हैं। और पूरी की पूरी साइकिल ये महीने भर में रिपीट होती रहती है बार बार, ठीक है। और टोटल हम बोलेंगे तो 8 मून के फेजेस हमें दिखाई देते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये अब देखो कि उन्हीं फेजेस को अगर हमें डिस्कस करना हो तो जैसे न्यू मून है, मैंने अभी आपको समझा ही दिया वैसे तो वो सारे का सारा। तो ये है नया चंद्रमा, बिल्कुल पतली सी स्ट्रीक आपको दिखाई देगी न्यू चंद्रमा में। आप देखो बिल्कुल पतली सी स्ट्रीक है ना, बिल्कुल पतली सी, है ना। और आप समझो कि इधर अगर सन है तो सन केवल उतने सी भाग को जो है उसके ऊपर ही रोशनी मार पा रहा है और वही भाग जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर जब आप इस तरफ बढ़ेंगे, है ना, इस तरफ बढ़ेंगे तो सन जो है, क्योंकि चंद्रमा अब यहाँ पे आ गया है और सन यहाँ से रोशनी मार रहा है, तो सन केवल इतने से भाग पे रोशनी मार पा रहा है। अब वो 3D में सब चलता है। अभी यहाँ पे मैं 3D तो नहीं बता पाऊंगा, बस आपको समझना है, क्योंकि ये कोई ऐसे नहीं चल रहा है 2D में। ये जो चंद्रमा है ये यूं आगे की तरफ, जैसे ये है तो ये चंद्रमा यूं घूम रहा है भाई, यूं, ठीक है, यूं घूम रहा है, उधर से सन की रोशनी आ रही है। तो आप समझो कि जब यहां पे आएगा तो रोशनी कम भाग पे लगेगी, फिर यहां आएगा तो अलग भाग पे, यहां आएगा तो अलग भाग पे, ऐसे आपको समझना है, ठीक है। तो कुल मिला के आप देखिए कि जब हम थोड़ी आगे मून जाएगा, उस तरफ पीछे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ इतने भाग पे रोशनी लगेगी, तो वो वैक्सिंग क्रीसेंट हो गया। फिर यहाँ आएगा तो पहला क्वार्टर हो गया, फिर यहाँ आएगा तो वैक्सिंग गिब्बस हो गया, फिर यहाँ आएगा तो फुल मून हो गया। एक तरह से कि इसके ऊपर ये देखो कि ये अर्थ है, अर्थ से इस तरफ हो गया। मान लो इसको ऐसे मत समझो कि एक प्लेन में समझोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। इसको मून को इस तरफ समझो कि मून इस तरफ है, अर्थ आगे है,
ये मून है, मैं कुछ ऐसे समझाता हूं आप लोगों को, आप समझो। ये अर्थ है और ये मून जो है ऐसे नहीं है कि इधर है, इधर है। इस मून को आगे की तरफ समझो, आगे की तरफ है। उधर से समझो कि रोशनी आ रही है सूरज की, तो वो सूरज की रोशनी पूरे मून पे पड़ रही है और पूरा मून वहां पे दिख रहा है अर्थ के ऊपर। ऐसे आप इसको समझेंगे, है ना। 2D में मत समझो इसको, 3D में समझोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। फिर यही जो है आगे मून जो है इस तरफ आया, जब इस तरफ आया तो सिर्फ सूरज की इतने भाग पे रोशनी डली, तो ये वैनिंग गिब्बस हो गया। वो वैक्सिंग गिब्बस है, ये वैनिंग गिब्बस है। फिर थोड़ा सा इस तरफ आया तो आप समझो कि पहले तो इस वाले भाग पे रोशनी डल रही थी, अब जब मून गोल गोल डोलता हुआ यहां पे आया तो अब दूसरे भाग पे रोशनी डलेगी, इधर वाले पे, ठीक है। सन इधर से जो रोशनी डालेगा केवल इस वाले भाग पे डालेगा, तो अब दूसरा वाला भाग जो है मून का अर्थ की तरफ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। फिर ऐसे ही आप देखो कि पहले यहां वाला भाग दिखाई दे रहा था, अब इधर वाला भाग दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ऐसे करके जो है पूरी साइकिल जो है 8 पोजीशन जो मून की बार बार जो है महीने भर में चेंज होती रहेंगी। ऐसे आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो वही वैक्सिंग क्रीसेंट हो गया, वही फर्स्ट क्वार्टर हो गया, ये रहा फर्स्ट क्वार्टर। तो ऐसे करके आप पूरे को इसको समझ सकते हैं हिंदी इंग्लिश में। आगे मैंने वही आपको पूरा बता दिया है। तो फुल मून जो है एक तरह से क्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, और जब आप समझो न्यू मून होता है तो एक तरह से अमावस्या हो गया, है ना, जब आपको दिखाई ही नहीं दे रहा होता बिल्कुल ही। ये हो गया, ठीक है। तो ये लास्ट क्वार्टर, ये सब बता दिया ना, लास्ट क्वार्टर क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टर क्या होता है, ये सारा मैंने आपको मून के फेजेस को एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए, अभी जो है मैंने चांद के बारे में आपको सब कुछ पढ़ा दिया। अब बात करने हैं हम एक एक प्लेनेट की। मरकरी जो होता है, देखो सबसे क्लोज है सन के, ये हमें पता है कि क्लोजेस्ट प्लेनेट अगर होगा तो वो मरकरी होगा, और बहुत ज्यादा गर्म ग्रह है जिसको बुध ग्रह भी बोलते हैं। और सन जो है ये सन है, और इधर जो है ये मरकरी हो गया आपका, ठीक है। तो मरकुरी जो है सबसे क्लोज है सन के, ये हमें पता है। रेवोल्यूशन पीरियड की बात करते हैं तो 88 दिन। अब ये जो डेज मैं आपको बता रहा हूं, ये धरती के कंपैरेटिवली बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे अगर ऐसे आप देखने लग जाओ, मान लो एक व्यक्ति स्पेस में चला जाए, उसके लिए टाइम का कोई मतलब ही नहीं है। आप बताइए मेरे को किस चीज को टाइम बोलेंगे आप। टाइम जो बोल रहे हो, धरती जो है ऐसे रोटेट कर रही है, सूर्य की किरणें धरती पे पड़ रही हैं। जब धरती रोटेट कर रही है तो आप समझो कि जो सूर्य की किरणें हैं, कभी किसी एरिया में दिन हो रहा है, किसी में रात हो रही है, किसी में दिन हो रहा है, किसी में रात हो रही है। आप उसके हिसाब से डिसाइड कर रहे हो कि भैया ये 24 घंटा हो गया, है ना, उसको आप एक दिन मान रहे हो। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप स्पेस में चले जाओ, अब बताओ कि कहां दिन हो रहा है और कहां रात हो रही है। वो तो एक ही है, वहां पे तो अंधेरा कायम रहे, है ना, तमराज की लुइश। तो वही वाली बात है। तो मेरे को बताओ कि वहां जाके तो टाइम की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी एक तरह से। मेरे को तो सेंस नहीं बैठती दिख रही कि वहां पे टाइम को किसको बोलोगे तुम टाइम। तो इसी वजह से मैंने बोला कि यहां पे जो टाइम की बात हो रही है, टाइम है लेकिन बड़ा ही वर्चुअल चीज है टाइम। वो रिलेटिविटी के कंसेप्ट के साथ है कि किसके हिसाब से आप बोल रहे हो कि ये टाइम है। तो आप हमेशा बात जो करते हो वो अर्थ के हिसाब से कर रहे हो कि रेवोल्यूशन पीरियड 88 दिन। किसके 88 दिन मैं बोल रहा हूं, अर्थ के हिसाब से 88 दिन में यहां पे कंप्लीट होता है, ये हमने बोल दिया। तो हमने सीधा सीधा एक दिन जो है टाइम की वैल्यू को हमने सीधा सीधा वो सूरज जितने टाइम में यहां पे रोशनी कर रहा है, यहां पे अंधेरा कर रहा है, उसको हमने 24 घंटा मान लिया, और वहां से हमने बाकी सब प्लेनेट का भी निकाल लिया रेवोल्यूशन पीरियड, ठीक है। तो 88 दिन यहां हो गया। फिर फास्टेस्ट प्लैनेट्स इन टर्म्स ऑफ मोशन, जितना आप तेजी के हिसाब से देखोगे तो बहुत बहुत तेज यूं पूरा का पूरा चक्कर लगाता है। क्योंकि वैसे भी देखो कि 88 दिन में खत्म कर रहा है भाई अपना, तो नहीं वो तो रेवोल्यूशन कर रहा है ना। वैसे भी आप देखिए कि रेवोल्यूशन भी अगर बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर रहा है तो तेज ही है, दौड़ जल्दी रहा है, मैराथन वाला बंदा है, ठीक है, फास्टेस्ट हो गया। अब सैटेलाइट की बात, जैसे चंद्रमा जिसको आप मून कहते हो, यहां पे धरती का है ना, ऐसी बाकी प्लैनेट्स के भी बहुत सारे मून है, लेकिन यहां पे आपको मून देखने को नहीं मिलता। कोई भी सैटेलाइट इसकी नहीं है, ये पेपर में सीधा आ सकता है इसके बारे में, ठीक है। अब कोई बंदा सोचे कि मैं मरकरी पे जाके जिंदा रहूंगा, है ना, वो सोच रहा है कि मेरे को धरती नहीं पसंद आ रही। इलोन मस्क का दिल हुआ कल को कि मैं ट्रंप को जो है मरकरी पे भेजूंगा, है ना। वो वैसे भी उसका मानसिक संतुलन तो बिगड़ा ही हुआ है, वो कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। तो उसने बिठा के एक जहाज में इलोन मस्क को भेज दिया मरकरी पे। तो आपको क्या लगता है कि सॉरी ट्रंप को जो है मरकरी पे भेज दिया, तो आपको क्या लग रहा है कि ट्रंप यहां पे जिंदा रहेगा कि लुढ़क जाएगा, है ना। मुझे तो लगता है रास्ते में ही ना लुढ़क जाए कहीं, है ना। तो वैसे भी आप देखिए कि अगर पहुंच भी गया किसी तरीके से तो मुझे नहीं लगता कि जिंदा रहेगा। एक तो पहली बात टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, दूसरा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तीसरा वहां पे हानिकारक गैसेस वगैरह है ना, और अल्ट्रावायलेट रेज का, ओजोन का इशू है ना, कि आप उतना झेल भी पाओगे उन चीजों को, क्योंकि बहुत सारे से कारण बनते हैं कि मरकुरी को आप लाइफ के लिए जो है नहीं परफेक्ट बोल सकते हो। फिर भी हम आगे जब चलेंगे तो मार्स को हम फिर भी कहीं ना कहीं कंसीडर करके चलेंगे कि हो सकता है मार्स पे जीवन संभव हो। क्यों? क्योंकि वो आप देखिए कि थोड़ा सा धरती से भी आगे चला गया, और वहां पे सूर्य की रोशनी भी थोड़ी कम हो गई, डिसेंट सी हो गई। तो वहां कहीं ना कहीं हम ये बातें सोचने शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं समझ में आ रहा कि यहां पे जीवन संभव है। फिर अगली बात आती है, नेक्स्ट प्लेनेट आता है जो वो विनस आता है। आप देखिए ये जो है विनस शुक्र ग्रह है ना, दैत्य गुरु
शुक्राचार्य के नाम आपने सुना होगा, तो वही है ये शुक्रदेव। पहले देवताओं में थे वो, तो बाद में वो वहां देवताओं से अलग हुए, उन्होंने अपनी पूरी लाइनेज बनाई, तो वहां से दैत्य आए हैं ना, तो वो हमें पता है। तो ये जो है ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट अगर हम बोलेंगे तो सबसे ज्यादा तेज चमक वाला प्लैनेट जो है विनस ही है। मैंने आपको यही बोला था कि सबसे ज्यादा हॉट कह लो या चमकने वाला विनस है और सबसे ज्यादा कोल्ड यूरेनस है, यही दो हमने याद रखे थे। और मैंने क्या बोला था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला मैंने कंसेप्ट आपको बताया था। ये जो होते हैं ये ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं, ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे यानी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। और दूसरा आप ध्यान से देखिए कि ये है विनस और ये है अर्थ, दिस इज विनस एंड दिस इज अर्थ। क्या दोनों एकदम जुड़वा नहीं लग रहे हैं? दोनों देखो, जरा ध्यान से देखो, इनको अपनी आंखों को गाड़ गाड़ के देखो। बोले जीवन तो अब धरती पे भी संभव नहीं है, बिल्कुल सही बात है, जीवन धरती पे भी जैसी तरीके से हाल हो रहे हैं। मैंने तो अभी लेटेस्ट में देखा भाई, मैं अपने शहर से थोड़ा सा आगे गया तो बिल्डरों ने क्या किया, पहाड़ियां थी भाई, वहां पे पहाड़ियां नहीं होती हैं जो है ना, पहाड़ियां सी मिट्टी की पहाड़ियां जो होती हैं, और उसके ऊपर बहुत वेजिटेशन होती है भाई, बिल्डरों ने पहाड़ियां ही खत्म कर दी। मैं हैरान रह गया, मैंने कहा पहाड़ियां होती थी भाई, वो कहां गई? तो भाई साइड वाले ने बताया कि ये तो भाई पहाड़ियां काट दी, यहां पे इन्होंने प्रॉपर्टी बना दी। मैं हैरान रह गया, मैंने कहा यार ये तो इंसान पता नहीं क्या कर रहा है, इंसान का हो गया दिमाग खराब। ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, जैसे आज शहर इतना है ना, ये सर्कल को बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, तो इतना ज्यादा बड़ा करे जा रहे हैं भैया, शहरों को अर्बनाइजेशन के नाम पे इतनी बिल्डिंग्स बना देंगे कि एक दिन आप समझो नेचर ही खत्म हो जाएगी, नेचर ही नहीं रहेगी। तो पता नहीं कहां पे क्या करेंगे, ये सीरियसली पैथेटिक क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। सिर्फ इंडिया में नहीं, ये सब जगह पे ही ऐसा ही चल रहा है, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, ठीक है। नेचर के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, लोगों को सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए। तो दोनों आप देखिए कि ये ट्विन है, एक जैसे दिखते हैं, जुड़वा प्लेनेट आप बोलेंगे। फिर रेवोल्यूशन पीरियड जो होता है, रेवोल्यूशन का सीधा सीधा मतलब है कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाना। आप रेवोल्यूशन को गलती से भी ये मत समझ लेना कि अपनी धुरी पे कितना घूम रहा है, अपनी धुरी पे कितना घूमेगा वो आखिरी में देख लेंगे सबका एक साथ, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन पहले रेवोल्यूशन को समझो आप कि अगर इसको जो है सन का चारों तरफ चक्कर लगाना है तो कितने समय में लगाएगा? 225 दिन इसको लग जाएंगे धरती के हिसाब से, ठीक है। जैसे धरती पे 365 दिन लगते हैं, इसको 225 दिन लगेंगे धरती के दिन के हिसाब से, ठीक है। इट्स एटमॉस्फेयर कंटेन्स 97% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप इसके सरफेस को देखते हो तो 97% तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड एक हैवी गैस है, वो हमेशा नीचे रहेगी। और आप देखिए कि मैंने आपको बहुत बार कई सारी वीडियोस में ये भी बताया कि धरती पे आप समझो कि जब हम धरती में थोड़ा ऊपर जाते हैं तो कोल्ड इन्वायरमेंट हो जाता है, लेकिन वहीं पे धरती पे बिल्कुल नीचे की तरफ आते हैं, आप पहाड़ पे जाओ ठंडा लगेगा आपको, ऑल्टीट्यूड के हिसाब से जो है टेम्परेचर चेंज होता है, लेकिन जैसी पहाड़ से नीचे आते हो आपको गर्मी लगने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो नीचे जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड का इतना अच्छा खासा इंसान ने जाल बना दिया है, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है इंसान कि भैया वो पूरा का पूरा इतना पोल्यूटेड एरिया हो गया नीचे का एटमॉस्फेयर कि जो भी हीट आती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड उस हीट को ट्रैप कर लेती है, अपने से बाहर नहीं निकलने देती। समझ गए? तो आप समझो कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें 97% है, ऊपर से इसके चारों तरफ क्या है, बहुत सारे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। आप समझना, ऊपर जो है सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं और अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड है भरी पड़ी। मेरे को सोच के बताओ, अभी जो मैंने आपको बोला कि अगर हीट आएगी अंदर तो बाहर जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, वो सोचने वाली बात है। नहीं जा पाएगी, 97% कार्बन डाइऑक्साइड निकलने नहीं देगी। हीट को निकल भी गई तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के बादल बैठे हैं, ये इसको रोक लेंगे। खींच तो रहा है हीट को, लेकिन हीट को बाहर निकलने का कोई तरीका ही नहीं है, यहां पे बाहर रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है हीट। अब मेरे को बताओ कि अब क्या होने वाला है यहां पे, कि जिसके अंदर हीट कंटिन्यूसली आए जा रही है, आए जा रही है, तो आप समझो कि इसका टेम्परेचर भैया बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आज की डेट में अभी देखो मोटा मोटा 475 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब हो सकता है अभी और बढ़ गया हो, कि मैं आपसे बात कर रहा हूं इतनी देर में ही बढ़ गया हो, कुछ भी हो सकता है ना। ये तो डेटा एक नॉर्मली ले रखा है लोगों ने, अब आगे आगे जो है ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, सीधी बात तो ये है। तो कुल मिला के आप देखो, इसीलिए इसको हॉटेस्ट प्लेनेट बोलते हैं। जबकि आप देखो बुध ग्रह जो है, मरकरी जो है, वो हार्ड सरफेस है उसका, है ना, तो वो जो है रिफ्लेक्ट कर देता है बहुत सारी लाइट को, है ना, तो वो ऐसा नहीं कि उसके अंदर ट्रैप हो रहा है, लेकिन यहां पे अंदर ट्रैप हो रही है। इसी वजह से मैंने बोला कि ये सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। बेशक से इस सन से दूर है एज कंपेयर टू मरकुरी, फिर भी ये सबसे गर्म है। समझ गए इस चीज को? इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं, ये पूछ सकता है पेपर में। और मैंने आपको क्या बोला था, जो शुक्र ग्रह है, विनस है, वो कभी कभी आपको सुबह और शाम को भी दिखाई दे सकता है, तो इसीलिए इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। इसके अलावा आपने वेब सीरीज देखी होंगी, एक लूसीफर के नाम से वेब सीरीज बहुत फेमस है ना। तो लूसीफर जो है, आप
बोलेंगे तो वो विनस को ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने दैत्य गुरु बोला तो लूसीफर इज ऑल्सो दैत्यों के जो है देवता माने जाते हैं, तो ये वही हो गया लूसीफर भी, ठीक है। लाइट ब्रिंजर बोल लो, लूसीफर बोल लो। फिर सेकंड प्लेनेट जो होता है वो क्लोजेस्ट टू सन यही है, मतलब पहले मरकरी हो गया फिर विनस हो गया, तो सेकंड क्लोजेस्ट यही हो गया। और रोटेशन का मैंने बता ही दिया कि भैया क्लॉकवाइज में चलता है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ इसकी रोटेशन है, ठीक है। तो ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगी, सॉरी, जैसे उसकी तो वेस्ट से ईस्ट होती है ना, तो यहां पे जो है ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ये ऐसे क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। घड़ी ऐसे घूमते तो इसी तरीके से घूमेगा। ये हिंदी में मैंने सारी की सारी चीजें लिख दी, इसको आप रीड मारेंगे। अब आए हैं हम अपनी प्यारी धरती पे, जिसकी ऐसी की तैसी फेरने में हम सब लगे हुए हैं कोई कसर इंसान छोड़ नहीं रहा है। एक ही तुम्हारे पास प्लेनेट है जिंदा रहने के लिए, उसकी भी ऐसी की तैसी फेरने को लगा हुआ है इंसान। यानी भगवान ने इतनी सुंदर कायनात दी है, लेकिन इंसान बोल रहा है कि मैं इसको जब तक खत्म नहीं करूंगा तब तक दम नहीं लूंगा, और वो दम लेगा भी नहीं, क्योंकि पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है, और पैसे का रियलिटी में कोई वैल्यू नहीं है। इट इज जस्ट द पेपर, है ना, या फिर गोल्ड भी बोलेंगे, दैट इज जस्ट द मिनरल। है क्या उसके अंदर भाई? तुमने बोल दिया कि ये सोना जो है सबसे कीमती है, बहुत सारे लोगों ने बोला तो तुमने मान लिया कि नोबल मेटल है, बट उसका अपने आप में क्या अस्तित्व है? क्या करोगे सोने का? अगर खाने को दाने ना हुए तो क्या सोने को खाओगे? बोल के बताओ तो मजा आए। डिस्टेंस फ्रॉम सन अगर देखा जाएगा अर्थ का, तो सूर्य से कितनी दूरी है अर्थ की, ये कई बार पेपर में आ चुका है, पहले भी आ चुका है, आगे भी आएगा। 14.96 करोड़ किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अर्थ का जो सरफेस है वो किससे कवर्ड है? पानी से कवर्ड है। 71.96% अगर अर्थ को आप देखेंगे तो वो पानी ही देखने को मिलेगा। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि यहां पे पीने वाला पानी इतना है, ये सारा का सारा आप देखेंगे कि ये नमकीन पानी है, खारा पानी है, ठीक है। तो 0.01% भी होगा पीने वाला पानी, वो भी गनीमत है, यही वाली बात समझिए। पानी को भी दूषित करने में लगा हुआ है। आज आप देखिए कि इतना सारा स्नान तो लोगों ने कर लिया कुंभ के अंदर, लेकिन उसका बीओडी सीओडी लेवल चेक करवा के देखिए अब उस पानी का कितना हो रहा है। बहुत सारे लोग बीमार हुए कुंभ के मेले के बाद, है ना। तो यही समझने वाली चीज है कि आप ये तो चलो फिर ठीक है कि आपने होली बात लिया, उसके बाद जो सीवेज की लाइंस पहले जोड़ रखी थी, जितना कचरा उठा के तुमने गंगा में डाल दिया, अब आज तुम नमामि गंगे के नाम पे जो है उसको साफ करने की कोशिश करते हो। सबको पता है कितना साफ कर रहे हो गंगा को, तब भी हाल तो वही है। इसीलिए आप देखिए कि अगर फ्रेश वाटर आपको गंगा का चाहिए है तो आपको पहाड़ों की तरफ, यानी चंडीगढ़ वाला एरिया या ऋषिकेश वाला एरिया, उस तरफ जब आप जाते हैं, हिमाचल वाले एरिया की तरफ जाते हैं, वहां से जितनी भी, सिर्फ गंगा की बात नहीं है, कोई भी नदी उस तरफ से आ रही हो ग्लेशियर से, आप जितना ज्यादा ग्लेशियर के नजदीक जाओगे ना, वहां पे लोगों ने कम गंद मचा रखा है ना, तो वहां आप देखिए कि प्योर वाटर आपको देखने को मिलेगा, बहुत शुद्ध जल मिलेगा। जबकि ये जो जितना नीचे आता जाएगा उतना ही पानी खराब होता जाता है, यही हकीकत है। चलिए इसके बाद रेवोल्यूशन की बात करते हैं अर्थ की। तो 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट इतना जो है रेवोल्यूशन को लगता है। और ये जो 6 घंटे और 9 मिनट है ना, यही कारण है कि आपका एक लीप ईयर आता है। क्योंकि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि शायद 365 दिन ही होते हैं, 365 दिन में नहीं होता है। ये 6 घंटे और 9 मिनट के चक्कर में क्या है, एक दिन और बन जाता है, पर वो 4 साल में बनेगा। आप खुद देखो, 6 घंटे है तो 6 चौके कितना हुआ? 24। 6 × 4 24 हुआ, तो 24 घंटे का एक दिन होता मोटा मोटा। तो मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हर 4 साल में एक बार ये चीज हो जाती है ना। 4 से मल्टीप्लाई किया ना मैंने 6 घंटे को, तो ये सीधा सीधा मैंने आपको बोल दिया कि 4 से जब मल्टीप्लाई करते हो तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, उसी वजह से लीप ईयर आता है। लीप ईयर का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, यही कारण है इसका। फिर आप देखिए कि स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब है कि सूर्य के चारों तरफ जब चक्कर लगा रही है तो किस गति से अर्थ चक्कर लगा रही है? 29.8 किलोमीटर पर सेकंड से। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। ये कितनी कम है आप ये देखो, लेकिन उतनी भी कम नहीं है भाई। एक सेकंड में कह रहा हूं मैं, आपको इसकी नापनी है तो आवर में निकाल के देख लो, तुम्हारी सिट्टी बिट्टी गुल ना हो जाए ना। तो ये तो मैं सिर्फ सेकंड में बोल रहा हूं, कहां है धरती पे ऐसी स्पीड आपको देखने को मिल रही है ना। तो आप देखो कि बहुत तेज स्पीड है ये भी, जिसकी वजह से पूरा एटमॉस्फेयर घूम रहा है आसपास। फिर आप देखो कि रोटेशन की स्पीड अपनी ही रोटेशन की पीरियड देखते हैं, अपनी ही धुरी पे जो है टाइम कितना लगता है इसको घूमने में। तो यहां भी जो है 24 घंटा पूरा नहीं लगता है ना, तो यहां भी कितना लगता है? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड लगता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये जो 6 घंटे है मोटा मोटा, वहां से भी हम अंदाजा लगाने के एक दिन बन गया, तो ये वहीं से मैंने अंदाजा लगा के आपको बताया है। फिर हाईएस्ट पॉइंट, अब धरती आपको लगता है कि शायद ऐसा है, गोल है, ऐसा कहीं पे भी धरती नहीं है। पहली बात तो धरती को अगर आप माइन्यूट लेवल पे जाके देखोगे तो धरती आपको ऐसी दिखेगी, है ना। यहां पे कहीं पे पठार है, कहीं पे ऊपर है, रियल में धरती ऐसी है। वो दूर से आप देखते हैं तो आपको एकदम प्लेन दिखाई देती है, बट कहीं से भी धरती प्लेन नहीं है। रियलिटी यही है कि ऊपर जो है टोपोग्राफिकल जब आप फीचर्स देखते हो तो बिल्कुल खुरदरी है,
कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नीचे है, और कहीं पे नीचे जाके समंदर है, ऐसा भी है। तो अब मेरे को बताओ कि अगर मेरे को सबसे ऊंचा पॉइंट देखना है तो हमारी धरती में सबसे ऊंचा क्या है? माउंट एवरेस्ट है। सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है। तो ऊंचा पॉइंट कितनी है हाइट माउंट एवरेस्ट की? 8848। हालांकि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि 8850 हो चुकी है, तो वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यंग फोल्डेड माउंटेन्स है ना, तो धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आ गया ऑप्शन में तो आप मार्क कर देना, नहीं तो मैक्सिमम जो अगर एक्यूरेट आप बोलोगे तो 8848.86 मीटर आप बोलोगे आज की डेट की। ये मैंने मोस्ट एक्यूरेट यहां पे लिख दिया अभी की डेट के हिसाब से। फिर डीपेस्ट पॉइंट अगर बोलेंगे कि मैंने बोला कि यहां समंदर भी है, तो सबसे गहरा समंदर जो है वो समंदर में ही सबसे गहरा पॉइंट होगा, है ना। ऊपर गहरा नहीं हो सकता, नीचे जाना पड़ेगा आपको धरती के। तो जब नीचे जाओगे तो आप देखो ऊपर कितना गए थे आप, मोटा मोटा 8,500 किलोमीटर ऊपर गए। 8,500 किलोमीटर गए तो ऊपर तो आपको माउंट एवरेस्ट मिला, लेकिन जब नीचे जा रहे हो तो नीचे भाई साहब 10,000 किलोमीटर गए। ये देखो मोटा मोटा 11 ही हो गया, 11,000 सॉरी मीटर हो गया, किलोमीटर नहीं मीटर हो गया, ठीक है। तो ये जो है मोटा मोटा 8,000 मीटर ऊपर गए और यहां पे 10,000 मीटर नीचे गए। तो 10,000 मीटर नीचे, यानी कि गहराई जो है और ज्यादा है। ऊपर तक तो अर्थ कम है, गहराई में और ज्यादा है। तो आप समझना कि डीपेस्ट पॉइंट यहां पे जब आप पहुंच जाओगे तो आपको मिल जाएगा मरियाना ट्रेंच। ये कहां पे? पैसिफिक ओशन के अंदर है। कंसेप्ट समझ में आ गया इसका भी? चलो इसको रिमूव कर लेते हैं। फिर आप देखोगे जो लाइट है, वो लाइट को धरती पे पहुंचने में कितना समय लगता है। ये जो लाइट पहुंच रही है, इधर सन है, तो ये मोटा मोटा 8 मिनट 18 सेकंड के आसपास जो है पहुंच रही है। कई बुक्स में आपको 8 मिनट और 22 सेकंड भी मिलेगा। अब जो भी पेपर में दोनों में से आ जाए आप मार्क कर देना। एवरेज के हिसाब से देखो तो 8 मिनट 18 सेकंड के आसपास बनता है। कई जगह पे 20, 21, 22 ऐसा भी लिखा हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता इतने क्लोज ऑप्शन आपको देने चाहिए एग्जामिनर को। तो वो अगर देगा तो ठीक ठाक से ही ऑप्शन देगा, तो आप मार्क इजीली कर पाएंगे उस चीज के हिसाब से, ठीक है भाई। अभी फोन मैं नहीं पिक करूंगा ह्यूमन भाई, अभी मत करो यार, ऐसे स्पैम मत करो। मैंने पहले ही बता दिया, मैं एक ही चीज को पता 10-10 बार बताता रहता हूं, आप सुनते हो नहीं। मत करो यार स्पैम, फिर क्या होता है कि मेरे को टाइम आउट करना पड़ता है। रुक जाओ, देखो अभी लगा हुआ है ये लड़का, इसको समझ नहीं भाई। अभी नहीं मैं पिक कर पाऊंगा, मेरे को अभी आप कल करना फोन, ठीक है, आज नहीं। अभी मेरे मानसिक संतुलन ठीक होने दो। तुम लोग क्या है, मेरे को पढ़ाने ही नहीं देते हो। सिर्फ आपके कॉल नहीं आते, 1000 बच्चा मैसेज करेगा, 100 बच्चा कॉल करेगा। क्या पॉसिबल है मेरे लिए इतना? और आधे से ज्यादा तो जेन्युइन ही नहीं है उसमें से, मैं सच बताऊं तो आपको। तो मैं क्या बोलूं, अभी हम मत करो कॉल, कल बात करेंगे हम आपसे। लाइट रीचेज फ्रॉम सन टू अर्थ इन 8 मिनट 18 सेकंड मोटा मोटा अगर देखा जाएगा। इसके अलावा आप देखो कि अर्थ जो है सीधी ऐसी नहीं है, जैसे ये तो मैंने बना दिया, लेकिन सीधी ऐसी नहीं है। अर्थ जो है हल्की सी यूं टिल्टेड है, अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है ऐसे करके। आप देखो अर्थ जो यूं टिल्टेड है, तो जब यूं टिल्टेड है तो इसका नॉर्थ ऐसा हो जाएगा। जैसे ऐसे आप अगर देखते हो तो ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। लेकिन मैंने बोला इसको हल्का सा यूं कर दो, ऐसी है अर्थ, टिल्ट हो रखी है। जब टिल्ट हो जाएगी वो, तो आप समझो कि वो ऐसी हो गई, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। कहानी समझ में आई? अब ये कितनी टिल्ट हुई है वो आपको समझना है। तो टिल्ट जब भी आप समझोगे तो वो इस वाली नॉर्मल पोजीशन, ये इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन, है ना। ये नॉर्मल लाइन होगी, ठीक है, वर्टिकल लाइन। और ये जो है आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी। तो आप वर्टिकल एक्सिस से देखो कि कितना टिल्ट किया है, कितना टिल्ट किया है। तो आप देखो पहले तो ऐसे थी अर्थ, लेकिन हल्का सा मैंने टेढ़ा कर दिया, इतना टेढ़ा कर दिया। तो कितना टेढ़ा किया? 23.5 डिग्री टेढ़ा कर दिया, 23.5 डिग्री मोटा मोटा जो है मैंने इसको टिल्ट कर दिया, यहां जो घुमा दिया अर्थ को, ठीक है, समझ में आ गई। अब अगर कोई पूछ ले कि अर्थ का एंगल इस सरफेस से कितना है ना, जो इक्वेटर वाली लाइन के हिसाब से अगर मैं देखता हूं, जो एक लाइन खींच देता हूं उसके इक्वेटर के बीचों बीच, अब उसके हिसाब से अगर मैं एंगल देखता हूं तो कितना हो जाएगा इसका एंगल। यहां पे जो एंगल हो जाएगा वो 66.5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 66.5 डिग्री हो जाएगा ये वाला एंगल, समझ गए। तो अब वो पेपर में पूछ क्या रहा है आपसे वो समझना है। अगर तो वो पूछ रहा है कि टिल्ट बताओ कितना है, तो टिल्ट आपका हो जाएगा भाई 23.5 डिग्री, समझ गए, कि ओब्लिक से कितना टिल्टेड है, तो 23.5 डिग्री। लेकिन अगर वो पूछ लेगा कि यहां पे इक्वेटर, ये तो इक्वेटर तो अच्छा ऐसे हो गई है ना, इक्वेटर भी नहीं है ये तो भाई, ये तो सीधी सीधी एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। तो ये क्या है, एक प्लेन है अराउंड सन। अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो ये क्या है, सन के अराउंड प्लेन है। जैसे इधर सन है तो हमने देख लिया कि यूं एक प्लेन बना लिया, ऐसे समझ लो आप, ठीक है, यूं एक लाइन ड्रॉ कर ली सन के अराउंड प्लेन की। तो वहां उस प्लेन के अराउंड देख लिया, तो वहां पे अगर कोई एंगल पूछ लेगा तो वो 66.5 डिग्री हो जाएगा। दो एंगल हैं, दोनों में कंफ्यूज मत करना। ये सन है, सन का ही प्लेन हमने ले लिया यूं करके, उस प्लेन के हिसाब से एंगल ऐसे निकलेगा तो 66.5 डिग्री। और अगर
अपनी ही एक्सिस से टिल्ट कितना हुआ है, तो 23.5 डिग्री, ऐसे आपको समझना है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। इसके अलावा अर्थ इज द लार्जेस्ट ऑफ द इनर प्लेनेट। इनर प्लेनेट कौन से हैं? पहले 4 प्लेनेट की बात हो रही है, उनमें अगर सबसे बड़ी है तो वो अर्थ ही है। समझ आ गया आपको, है ना? मार्स तक जो है हम इनर प्लेनेट लेते हैं। ये हिंदी में लिख दिया आप लोगों के लिए, इसको पढ़ लेना एक बार। फिर इसके बाद आप देखिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन 10 बार पूछा जा चुका है और बदल बदल के इनकी घटिया हरकतों की वजह से आपको मैं दिखाऊंगा अभी कि क्या घटिया हरकतें करते हैं। बहुत अलग अनाप शनाप तरीकों से ये पूछते हैं उसका। आप देखो कि अर्थ को बोलता है कि 4.54 बिलियन ईयर्स एगो जो है अर्थ बनी है, इतनी ओल्ड है। जैसे आपकी उम्र मैंने पूछ लिया, आप बोलो कि मेरी 30 साल है, तो अर्थ से मैंने उम्र पूछी तो धरती माता ने बोला कि मेरी 4.54 बिलियन ईयर ओल्ड हूं मैं। ये इसने अपनी उम्र बताई। बहुत सारे एग्जाम में आपको यही चीज जो है 4.5 देखने को मिलेगी। बहुत सारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रहेगा जहां 4.6 देखने को मिलती है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो अगर मेरे को एनसीईआरटी से या फिर एसएससी के या रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़े तो मैं 4.54 को ही एक्यूरेट मानूंगा। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है 4.54 के हिसाब से। लेकिन अब ये 4.54 को ऐसे ना देखे, पता कैसे दे देता है? इस तरीके से दे देता है। ये बोलता अब बताओ, और इसमें क्या करेगा ये दुष्टता, 1 जीरो किसी में कम लगा देगा, किसी में 2 जीरो कम लगा देगा, किसी में 1 जीरो ज्यादा, किसी में 1 जीरो 2 जीरो ज्यादा। तो वो 4 ऑप्शन जब होते हैं हमारे पास तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि फिर मैं बिलियन को कितना मानूं। क्योंकि आप देखो कि कोई बिलियन को कुछ मानता है, कोई बिलियन को कुछ मानता है। तो यहां पे जो है मैं उसका भी एक तरीका तोड़ लेके आया हूं सीधा सीधा आपको बताने के लिए, जिससे आपको हमेशा के लिए वो याद रहेगा। अब ध्यान रखना कि कभी भी आपको बिलियन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, आपको सीधा सीधा आप यहां देखो, बिलियन में कन्वर्ट करना है ना, तो आप समझना कि क्या लिखोगे, 1 2 3 जीरो, फिर 1 2 3 जीरो, फिर 1 2 3 जीरो। ये हो गया आपका बिलियन। सीधी बात है, समझ गए? अब ये 4.54 बिलियन ईयर्स को आपको नॉर्मल ईयर्स में कन्वर्ट करना है, एक न्यूमेरल में कन्वर्ट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको जो है 4.54 से मल्टीप्लाई कर दो। सीधी सी बात है, तो आप बना लोगे, है ना? आप करके देख लो, चाहे इसको मल्टीप्लाई कर दो 4.54 को इससे। कैलकुलेटर तुम्हारे पास है, करके देख लो, नहीं तो कॉमन सेंस भी ये बोलती है कि यहां से इसको हटाओ, ये 100 लगाओ, यहां से ये 2 जीरो कट जाएंगी। ये क्या बन गया 454, और कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है। आप यहां पे देख लो 454, उसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 होगी कैलकुलेशन। समझ आ गया आपको? मैं इसीलिए आपको मैथमेटिकल अप्रोच भी साथ के साथ बता रहा हूं। बहुत सारे टीचर नहीं बताएंगे, सीधा ये बता के रट्टा मरवा के आगे निकल जाएंगे। मैं रट्टा इसीलिए नहीं मरवा रहा हूं, मैं सीधा आपको लॉजिकल तरीके से, है ना, ये सब चीजें हमने बहुत ज्यादा डेप्थ में अपनी इंजीनियरिंग में भी पढ़ी है, वो उतना ज्यादा मेरे को बताने की जरूरत नहीं। सीधा सीधा आपको बस इतना सा समझ लें, मैंने लॉजिक के साथ आपको बता दिया। एक भी बच्चा इसको फॉल्सिफाई नहीं कर पाएगा, समझ गए? तो याद कैसे रखना है, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो होता है, एक साथ में डंडा लगा दो, दिस इज कॉल्ड 1 बिलियन, 1 बिलियन ईयर। ठीक है, तो 1 बिलियन ईयर हो गया, तो इसको जो है मल्टीप्लाई कर देना 4.54 से। तो इस तरीके से अब बच्चा जो है इजीली निकाल लेगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आएगी। इसके अलावा यूनिवर्स इज अराउंड 3 टाइम्स ओल्डर देन अवर प्लेनेट अर्थ। अब यूनिवर्स की जो एज है वो अर्थ से भी पहले बना, क्योंकि आपको मैंने बताया था बहुत सारे स्टेप्स थे यूनिवर्स के बाद जो है। पहले वो एक तारा था, सुपरनोवा, वो फटा, क्या मैंने वो कंसेप्ट नहीं बताया था? फिर वो फटने के बाद दूर 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 जाता जा रहा था, फिर वो रास्ते में बहुत सारा जो उसका मलबा था उससे बहुत सारी चीजें बनती गई, एस्ट्रॉइड बने, प्लेनेट बने, वहीं से तो सब चीजें बनी। तो ये बोल रहा है कि अगर मेरे को पूरे यूनिवर्स की एज देखनी है तो वो इससे 3 गुना और पुराना है, ऐसे समझिए। इसको 3 से मोटा मोटा मल्टीप्लाई करो, इतना पुराना है यूनिवर्स। ठीक है, फिर मिल्की वे गैलेक्सी इज अराउंड 13.5 बिलियन ईयर ओल्ड। देखो वही है कि इसको जो है मोटा मोटा आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो। यूनिवर्स में सबसे पहले आप देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम हमें जो दिख रहा था वो गैलेक्सीज ही देखने को मिल रही थी, है ना? तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई, मैंने बोला था ना गैलेक्सी और स्टार सबसे पहले बने थे, आप याद कीजिए, वो सबसे पहली क्लास का ही शुरुआत में ही मैंने बताया था आपको, है ना? तो गैलेक्सी और स्टार बने थे पहले, उसी के अंदर तो प्लेनेट आएंगे आपके। तो आप समझो कि इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर लो मोटा मोटा, तो 4 तिये 12 हो गया और 3 पंजे 15 हो गया। आप देख लो 12 प्लस 1.5 तो कितना बन गया, ये 13.5 बन गया, आपके सामने है। कैलकुलेशन से मैंने प्रूफ कर दिया। 3 गुना मैंने बोला है, 3 गुना से मल्टीप्लाई कर लो 4.54 को, 13.5 बिलियन ईयर ओल्ड हो गया। तो ये हो गई आपकी मिल्की वे गैलेक्सी, इतनी पुरानी हो गई, है ना? जब लॉजिक के साथ आप समझते हो तो आपको एक इंफॉर्मेशन ही पता होना, उसी के बिहाफ पे बाकी की सारी चीजें, धागा है, धागा एक सुलझा लिया तो सारा सुलझ जाएगा मसला, है ना? तो वो देखिए कि वो भी हमने कर लिया। ओल्डेस्ट ब्लैक होल डिस्कवरी अगर देखा जाएगा तो वो भी अराउंड 13.8 बिलियन ईयर ओल्ड है। तो आपको बस यही समझना कि मिल्की वे गैलेक्सी से जस्ट पहले एक डार्क मैटर की एज मैंने बताई थी। मैं वापस से लेके चलूं क्या आपको, एक बार दिखा दूं क्या वो वाला
फिर आप बोलोगे कि सर बताया नहीं था, मैं दिखाई देता हूं, ये देख लो, ये रहा गैलेक्सीज, और गैलेक्सी से जस्ट पहले डार्क एज। तो ब्लैक होल कहां बनेगा? जस्ट पहले बनेगा। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि 13 पॉइंट, ये नीचे का पूरा मत देखो अभी, है ना, ये देखो, ये तो आज का आप देख रहे हो ना 13.8 बिलियन ईयर वाला, लेकिन अभी यहां पे आप समझो कि ये जो बना है फर्स्ट गैलेक्सी वाला बना है 13.5 बिलियन ईयर ओल्ड, उसको बोला है ना। आज की डेट से पीछे जाओगे तो 13.5 बिलियन ईयर ओल्ड उसको बोला, और डार्क मैटर उससे भी पुराना है तो 13.8 बिलियन ईयर, यानी कि 5 से भी पीछे जाना पड़ेगा तो 13.8 यहां पे आएगा फिर, ठीक है, डार्क मैटर यानी ब्लैक होल वाली। अब शायद आपको कनेक्ट हो गया होगा वो जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, ठीक है भाई। तो ये हमने पढ़ लिया। अब जो मैं डेटा आपको बोल रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान रखो, कान खोल के सुन लेना, जितना भी डेटा मैं यहां पे बताऊंगा इसको या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, और अगर आपके पास हमारी बुक्स हैं, ठीक है, ये वाली जो बुक्स हैं, इन बुक्स के अंदर तो ऑलरेडी ये सारा डेटा मैंने दे ही रखा है, तो आपको कहीं पे कोई स्क्रीनशॉट नहीं रखना है, फिर आप इन किताबों से डायरेक्टली पढ़ लेना। अब ये डेटा में से इतना इंपॉर्टेंट है, ये जितना भी डेटा लिखा है ये सारा क्वेश्चन सीधा सीधा पेपरों में आ रखा है, कोई मजाक की बात नहीं है। तुम बोलोगे जी मैं नहीं याद रख सकता ये इस तरीके की चीजें, मत रखो याद भाई, तुम्हारी मर्जी है, नहीं रखोगे तो पेपर में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कोई छोटा तरीका इनको याद करने का है नहीं है, और करनी किसकी, सिर्फ अर्थ की याद करनी है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हैशटैग इंपॉर्टेंट। नहीं करोगे ऐसी की तैसी कराओ, पेपर में तो क्वेश्चन आएगा, एग्जामिनर बोल रहा है कि तुम जो करना चाहो करो, मैं तो पूछूंगा, वो हो गया भड़वा, उसका हुआ दिमाग खराब, तो इसलिए उसका कोई इलाज नहीं है। एज का पूछेगा, इसका मैंने मोटा मोटा आपको 4.54 का फिगर बता ही दिया है, और ये 4.54 का फिगर वही है ना, आप देखिए 4550 लिखा है, हालांकि वो 4.54 ही है, ठीक है। तो ये मिलियन ईयर लिखा है, ध्यान दीजिए इस चीज को, तो वो 4550 मिलियन ईयर लिखते हैं, बिलियन ईयर लिखना होगा तो 4.54 लिखेगा, समझ गए, क्योंकि आपको देखिए कि आप फिर 3 जीरो और लगा दोगे। अब यहां पे देखो, अगर मेरे को मिलियन लिखना होगा तो मैं 3 जीरो को हटा देता हूं, इन 3 जीरो को हटा दो, ये मिलियन है, आप देख लीजिए, चाहे 10 लाख है, ये 10 लाख को ही मिलियन बोलते हो, और बिलियन के लिए 3 जीरो और लग जाती है, तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि 3 जीरो कम करनी पड़ेंगी, तो 4.54 बिलियन था, 3 जीरो कम करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि फिर 4.54 की जगह पे इसको मैं जीरो लगाऊंगा, तो ये हटाओगे तो 4550 लिखा तो लगभग वही हो गया। कहानी समझ में आ गई आप लोग को? चलिए अब मास की बात करता हूं, तो अर्थ का 5.9726 इंटू 10 की पावर 24 किलो, इतनी भारी हमारी धरती है। धरती के बोझ हम बोलते हैं ना, धरती का बोझ कम हो गया, ये दुष्ट चला गया, वही है। फिर वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये जो भाई साहब किलोमीटर क्यूब में तो इसकी वॉल्यूम आएगी, आप वहीं से समझ सकते हो, इतनी बड़ी धरती है तो ये इसकी वॉल्यूम हो गई। फिर डेंसिटी, मीन डेंसिटी देखोगे तो ये इसकी डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में हो गई, ठीक है। फिर आप देखो टोटल सरफेस एरिया देखते हो, तो वो सब चीजें निकालने का मोटा मोटा तरीका तो देखो हम स्फीयर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब पूरी की पूरी अर्थ बिल्कुल एग्जैक्टली स्फीयर हो ऐसा भी जरूरी नहीं, तो ये इन लोगों ने पहले ही निकाल के रखा हुआ। आपको ये नहीं कि वहां पे बैठ के अर्थ के रेडियस के हिसाब से तुम निकालने बैठो, अर्थ के 2 रेडियस हैं, एक पोलर है एक इक्वेटोरियल, कहां निकालते फिरोगे, अर्थ कोई एग्जैक्ट हेमिस्फीयर नहीं है, तो वहां पेपर में तुम ये सब निकाल नहीं सकते हो, रटी होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए सीधा तुम्हारी, मैं पहले ही बोल रहा हूं। तो टोटल सरफेस एरिया ये हो गया इसका, टोटल लैंड एरिया अगर बोलेंगे, क्योंकि लैंड का मतलब है पानी है जहां पे, है ना, तो मोटा मोटा हमने पढ़ा था कि 71 to 72% तो आप देखो कि पानी है, और लैंड जो होती है वो है धरती जहां पे आप चलते हो, तो एक पानी हो गया एक लैंड होगी, तो लैंड का मोटा मोटा अगर 71 से 72% पानी हो गया तो ऑब्वियसली बता 28-29% जो आपकी लैंड हो गई, है ना, तो ये आपका लैंड का एरिया हो गया। फिर इसके बाद ओशियन का एरिया या पानी का एरिया बोलेंगे तो वही मैंने बोला 71% के आसपास है, तो ये रहा 71% के आसपास हो गया, ठीक है। तो आप देखो कि ये टोटल एरिया हो जाएगा इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो टोटल वाटर एरिया की अगर मैं बात करता हूं तो वो ये हो जाएगा, ये तो ओशियन का एरिया हो गया ना, ये ओशियन का एरिया है, लेकिन अर्थ पे जो जैसे नदियां वगैरह होगी, है ना, झीलें होंगी, उनकी मैं बात करूं तो वाटर एरिया आपका ये हो जाएगा। फिर इक्वेटोरियल डायमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इक्वेटोरियल रेडियस, ये दोनों एक ही बात है, हालांकि उसको हाफ कर देंगे, और वहीं पे ये वाला एक सेकेंड, एक पोलर वाला, दो तरह के देखो डायमीटर और रेडियस आपको दिखते हैं, है ना, कि एक पोल के हिसाब से हो गया, एक इक्वेटर के हिसाब से हो गया, वही वाली चीज है, मैंने बोला कि धरती पूरी गोल ही हो ये कोई जरूरी नहीं है ना, तो धरती ऐसी भी हो सकती है कि एक रेडियस यहां पे देखेंगे और एक रेडियस वहां पे देखेंगे, थोड़ी सी इलिप्टिकल टाइप की होगी, है ना, तो एलिप्स में जो है 2 तरह के रेडियस हो सकते हैं, वैसे आप समझिए। तो इक्वेटोरियल डायमीटर और रेडियस कुछ नहीं वही है, लेकिन उसी का हाफ किया गया। आप देखो जरा ध्यान से, डायमीटर में 12,756 किलोमीटर लिखा है, इसी को हाफ कर दो तो इतना बनेगा 6,378। ये याद होना चाहिए भाई,
इसका कई बार डायमीटर पूछ लेता है और बच्चा जो है उठा के वहां पे रेडियस मार्क कर देता है। कई बार वो रेडियस पूछेगा तो हम डायमीटर लिखाओगे, ऐसी गलतियां भी बच्चा करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, वो 2 से डिवाइड करना है, अगर डायमीटर पूछा है तो फिर मल्टीप्लाई करना है 2 से, वो ध्यान रखो, या फिर सीधा सीधा याद कर लो, ठीक है। फिर इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस है तो वो 2 पाई आर से आप निकाल सकते हो, मोटा मोटा यही आएगी, याद करके रखो। फिर पोलर डायमीटर जो है वो 12,713 किलोमीटर है। ध्यान दीजिए, ये 756 है, ये 713 है लगभग सेम सही, 12,700 ही है, लेकिन फिर भी आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, मैं पहले ही बता रहा हूं। फिर इसका आधा कर लोगे तो 6356 किलोमीटर हो गया, यहां देखो 6378 किलोमीटर हो गया। तो ये ज्यादा है, ये छोटा है, वो बड़ा है, ये छोटा है। यानी कि अगर यहां से हम देखेंगे तो इक्वेटोरियल इज बिगर देन पोलर, ये भी हमें समझ में आ गया, ठीक है। लिख भी देता हूं, इक्वेटोरियल इज ग्रेटर देन पोलर, रेडियस की या डायमीटर की मैं बात कर रहा हूं। फिर सरकमफेरेंस निकालोगे, ऑब्वियसली बात है, फिर वो सब तो कम ही होगा ऊपर वाले से, चाहे कुछ भी निकाल लो। फिर ऐसे ही आप देखो कि एपीहिलियन क्या होता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो अर्थ का सन से डिस्टेंस कितनी दूर है ना। जैसे आप समझो कि इधर जो है सन आपका हो गया, सन, और इधर अर्थ है, तो अब अर्थ जो है यूं चक्कर लगाती है सन की चारों तरफ, है ना। तो एक जो हो गया एपीहिलियन, एक हो गया पेरिहिलियन। तो इस तरीके से जब चक्कर लगाएगी तो कहीं पे तो जो है इसके पास आ जाएगी और कहीं पे दूर हो जाएगी। तो आपको समझना है कि अगर मैक्सिमम की बात करता तो एपीहिलियन है, जैसे मून के अंदर पेरिजी एपोजी बात कर रहे थे, वैसे यहां है मैक्सिमम डिस्टेंस अगर सन से देखेंगे इसका तो एपीहिलियन हो गया, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एपीहिलियन, ये जो होगा एपीहिलियन, ठीक है। और ये जो हो जाएगा आपको पेरिहिलियन, समझ गए। तो ये दोनों डिस्टेंसेस जो यहां पे दे रखे हैं वो आपको याद करने हैं। ये कुछ नहीं है, मेरे बताने लायक है ही नहीं कुछ, ये आपको याद करना है। फिर हाईएस्ट लैंड पॉइंट की बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट है नेपाल में 8850। मैंने इसीलिए लिखा कि कुछ लोग का बोलना है कि 8850 है, पीछे हालांकि मैंने 8848.8 भी लिखा है, तो एग्जैक्ट वो है। अब वो पेपर में जो आएगा आप उस हिसाब से उसको मार्क कर देंगे, ठीक है। और फिर लोवेस्ट लैंड पॉइंट मैंने आपको मरियाना ट्रेंच के अंदर बताया था, डेड सी का बता दिया है ना, तो वो ये हो गया आपका। फिर ग्रेटेस्ट ओशियन डेप्थ, ये रहा मरियाना ट्रेंच, ठीक है, ग्रेटेस्ट ओशियन डेप्थ। तो ओशियंस में अगर आप देखेंगे तो वो ये है, मैंने बोला था ना कि 11,000 के आसपास मीटर है, तो ये बता चुका हूं। और लोवेस्ट लैंड पॉइंट है ये तो हाईएस्ट लैंड पॉइंट है, ये लोवेस्ट लैंड पॉइंट है, ये जमीनी एरिया का सबसे नीचा जो है वो डेड सी के पास है, तो वो इतना हो गया। तो ये आपको सारा पता होना चाहिए अर्थ के बारे में, ठीक है। ये हिंदी में मैंने लिखे, इसको आप याद कर लेना। तो गाइज ये जो हमने अभी पढ़ लिया है, ये सारा अर्थ के बारे में मैंने कंप्लीट अर्थ तक करवा दिया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा सारा का सारा कंटेंट। अब इससे अगले सेशन में जो है हम बाकी के सेशन को कवर करेंगे, बाकी के प्लैनेट्स के बारे में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मजा आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।